हेलो दोस्तों। तो नर्वस तो होंगे आप लोग, बोर्ड का एग्ज़ाम जो है नज़दीक है फिजिक्स का। डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो बच्चों, होता क्या है कि एग्ज़ाम के टाइम पर डर सबको लगता है। हो सकता है आपका जी मतला है, तबीयत खराब हो जाए, वोमिटिंग वगैरह है, एग्ज़ाम फोबिया के लक्षण है। ऐसा होता है अक्सर, कर होता है मोन बच्चों में। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है अच्छे से उसको रिवाइज़ कीजिए, कंठस्थ कीजिए चीज़ों को, और एकदम फ्रेश माइंड से पेपर देने जाइए, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। अगर टेंशन लेने से आपका पेपर अच्छा होता तो साल भर ही आप टेंशन लेते। आपने साल भर तो बिल्कुल टेंशन नहीं ली, और अब आपको पेपर देना है, इस टाइम पे आप टेंशन ले रहे हैं, तो इससे आपके पेपर के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो कोशिश ये करिए कि अनावश्यक कोई भी तनाव न ले, बिना तनाव के बिल्कुल बढ़िया से एक रात पहले अच्छी नींद निकालें और बढ़िया सो के सुबह उठ के पेपर देने जाएं फ्रेश मूड से। ठीक है। अब आपने सब कुछ पढ़ा है, तो आगे की बात अपन कंटिन्यू करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे आपको क्या क्या क्वेश्चंस देखने चाहिए, टॉपिक से क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखो, मैं आपको पहले कुछ क्लियर कर देता हूँ। आप के सभी के सवाल है, रोज़ मेरे को फ़ोन मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट बताओ। आपको क्लास में सब कुछ बता दिया गया है, इंपॉर्टेंट वगैरह क्या है नहीं है, कि हमारी फर्स्ट बुक बाकी है, फर्स्ट बुक में आपने इंपॉर्टेंट टिक नहीं करवाई है वो। तो देखो, एक सिंपल सा बात बताता हूँ। होता क्या है कि मान लीजिए कोई टीचर जो है वो साल के शुरू से बताना शुरू कर दे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, इसको छोड़ दो, इसको पढ़ लो, इसको छोड़ दो। तो बच्चा जो होता है ना, वो बहुत ही नैरो थिंकिंग का हो जाता है, मुझे यही पढ़ना है, और आप पर्टिकुलर पढ़ने की चीज़ों को बिल्कुल ही नैरो कर देते हैं। इससे आपका बौद्धिक विकास नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम साल भर आपको हर चीज़ डिटेल से पढ़ाते हैं। डिटेल से पढ़ाने के बाद जब आखिरी वक्त आता है तब बोलते हैं कि ये छोड़ देना, ये पढ़ लेना, ये छोड़ देना, ये पढ़ लेना। इससे आपका बौद्धिक विकास हो। बाकी जो टीचर मैं हूँ या कोई और भी टीचर है, अगर हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं तो इतना अनुभव तो हो जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनने हैं। और मैं आपको बता दूँ, सभी टीचर को पता होता है लगभग ये, कि जो आपका सिलेबस होता है, लगभग 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन बनते हैं। इन मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं सबको पता होता है, और हम आपको बता सकते हैं कि ये पेपर ऐसा आने वाला है और ये क्वेश्चन बनने वाले हैं ऐसे ऐसे, और आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन आप पर्टिकुलर अगर शुरू से बता दिया जाए तो वही चीज़ पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ पढ़ेंगे ही नहीं। और यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी की बात होती है। प्रोबेबिलिटी ये है कि 99% संभावना है कि वो आता है, 1% संभावना ये भी है कि जो बताया वो नहीं आया। तो फिर आप ही कहेंगे हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यही पढ़ा था। अब आखिर में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आपको साल भर पूरा पढ़ाया गया, सब कुछ पढ़ाया गया, हर चीज़ को तैयार कराया गया, और अब आपको बता रहे हैं कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, बढ़िया है, पूरे सिलेबस को पढ़िए। अभी भी मैं तो ये कहता हूँ। और फिर भी आपको लगता है कि हाँ हमारी कुछ टॉपिक बाकी रह रहे हैं, इस चैप्टर या ये चैप्टर बाकी रह रहा है, अमूमन कोई चैप्टर है, तो इसमें से क्या पढ़े, कितना पढ़े, तो अब उसके लिए अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है, आपका जो पेपर है, जो फिजिक्स का पेपर है, इसका पेपर कोड 040 है। आपका 3.25 घंटे का पेपर है, 56 नंबर का पेपर है। तो 56 नंबर, बाकी 17 अंक आपके भेज दिए गए होंगे। तो 56 नंबर के पेपर में कैसे क्या रहेगा मामला है, समझते हैं। तो आपका पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैट, स्थिर विद्युत, ये आपका 4 नंबर का है। और आप भी जानते हैं 4 नंबर का अगर ये है तो इसमें आप गाउस का पूरा थ्योरम पढ़ लीजिए। और गाउस के थ्योरम के अलावा इस चैप्टर में आपको मैं महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ, उसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर दीजिए, डेरिवेशन रट के जाइए। होता क्या है, एक आवेश है, जैसे मान लीजिए -q, और एक आवेश है +q। तो ये जो व्यवस्था है, जब दो आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे हों, तो इस व्यवस्था को अपन द्विध्रुव कहते हैं। तो ये एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव का मतलब डाइपोल है। अब इस डाइपोल की जो लेंथ होती है अपन लेते हैं 2a। इस डाइपोल की वजह से इसके ठीक, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, तो यहाँ से आप r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं, इस r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसको अक्षीय विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ये जो E एक्सियल आता है, ये आता है 2kp/r³। तो ये आता है, ये आपको डिराइव करना आना चाहिए, इसकी पूरी डेरिवेशन है। एक डेरिवेशन तो ये हो गई। दूसरी डेरिवेशन ये कि इस डाइपोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है इक्वेटोरियल, यानी कि निरक्षीय स्थिति, इस निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, और ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो होता है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इसमें आएगा, ये kp/r³ आएगा। ठीक है ना। तो ये निरक्षीय और अक्षीय। तो आपको ये जो दो अलग अलग डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपको कंठस्थ करके जानी है। इसके अलावा गाउस का नियम, इसके अलावा आपने जो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स की परिभाषा वगैरह, और जो तार होता है अनंत लंबाई का तार, इस तार की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कितना बनता है, ये सब कुछ आपको देखना है। स्थिर वैद्युतिकी और विभव में आप संधारित्र में चले जाइए। संधारित्र में कुछ भी हो जाए, आपको जो संधारित्र का जो होता है ना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का डेरिवेशन देख के जाना है। संधारित्रों का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज जो होता है संधारित्रों का, उसमें क्या आता है, सीरीज में 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ऐसे करते करते जितने भी आ रहे हैं। और संधारित्रों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उसमें C जो आता है वो होता है C1 + C2 + C3। ये आपको सभी टीचर कराते हैं अमूमन, ये तो आप देख लीजिएगा, ये पूरी डेरिवेशन दोनों ही देख के जानी है। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, उस पोटेंशियल एनर्जी का जो कैलकुलेशन है, वो डेरिवेशन देख के जाए। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही बढ़िया चैप्टर,
इजी चैप्टर। इसमें जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन और ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है ये आप देख के जाइए। अच्छा, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ आपका अपवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी भी ऑनलाइन क्लास हुई थी कुछ दिनों पहले, तो वहाँ पे आपको समझा दिया था। इसके अलावा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जहाँ जहाँ जिस फॉर्मूले में आ रहा है वो सारा फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सारे फॉर्मूले आप सबसे पहले डिराइव करेंगे और उनकी व्युत्पत्ति आप सीखेंगे। इसके अलावा इसमें सेल, सबसे इंपॉर्टेंट सेल, तो जो सेल होते हैं उनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको देखना है। इसके अलावा ये जो है मैग्नेटिज्म, चुंबकीय प्रभाव, ये अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। इस बड़े चैप्टर में आपको क्या करना है, इसमें आपको एक तो बायोट सावर्ट लॉ पढ़ना है, बायो सावर्ट लॉ, तो बायो सावर्ट लॉ पढ़ना है। अब ये नहीं मैं लॉ बोल रहा हूँ तो आप लॉ ही पढ़ के जाएंगे, बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन है तो जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी डेरिवेशन करा रखे क्लास में वो करने हैं आपको। इसके अलावा आपको एम्पियर सर्किटल लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये करना है। और एम्पियर सर्किटल लॉ का जो एप्लीकेशन में जो डेरिवेशन करा रखा है वो आपको करके जाना है। इसके अलावा यहाँ पर इस चैप्टर में आप 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन होती है, 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा, ये 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा याद करके जाएंगे। ये 2016-17 में कहीं पूछा हुआ है और वापिस आने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। अभी CBSE का जो पेपर हुआ है हाल ही में, उसमें 1 एम्पियर का स्टैंडर्ड डेफिनेशन पूछा गया है, तो आप याद रखें। RBC में भी इसकी संभावना बनती है 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा। ये किससे निकलती है, कहाँ से आती है, तो 2 वायर होते हैं इन्फिनिटी लेंथ के, इन दोनों को एक दूसरे के पास रखते हैं, दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है वहाँ पे सब यूनिट रख के इसको निकालते हैं। तो 2 अनंत लंबाई के तारों को पास पास रखा है जिन पे फोर्स की डेरिवेशन जो है वो आपको करनी है। इसके अलावा ये जो है ना, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये सारे इसके अंदर है। और ये जो है ये धारा के चुंबकीय, ये वाला क्या, ये तो यूनिट का नाम हो गया, सही बोला, ये तो यूनिट का नाम है। इस यूनिट में 2 चैप्टर है, तो मैं जो बोला ये सारे इस चैप्टर के अंदर आएंगे। अगला है चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य में आप ये मान के चलिए फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय, ये तीनों कंठस्थ कर लो, डेफिनेशन रट लो, एग्जांपल रट लो और इनकी सारी प्रॉपर्टीज रट लो, बस ये है। और दूसरा यहाँ से और क्या बन सकता है अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय में, तो एक जो होता है ना जाई और एक होता है म्यू एम। तो जाई और म्यू में क्या रिलेशन होता है, तो म्यू एम जो होता है सॉरी म्यू आर जो होता है ये होता है जाई +1, तो ये इनमें रिलेशन होता है, 1 नंबर में पूछ सकता है, तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा और नेक्स्ट आगे चले गए बहुत घबराना मत है ना, इसमें मैं अभी क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आपको, हर चैप्टर के क्वेश्चन दे दूंगा। पर फिर भी अगर आपके पास टाइम है, आपका कोई एक चैप्टर पर्टिकुलर बचा हुआ है तो उसमें भी आप इतने इतने चीज़ें कम से कम पढ़ लेंगे, नहीं तो अभी मैं हर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। हाँ जी, अगला जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने एक तो सेल्फ इंडक्टेंस L जो होता है और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है M। तो आप सेल्फ इंडक्टेंस जरूर पढ़ के जाएं, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट और डायमेंशन क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक सोलेनोइड वाला टॉपिक है, वो सोलेनोइड पढ़ के जाएं। टोरॉइड सिलेबस में नहीं है पर सोलेनोइड की डेरिवेशन देखें, सोलेनोइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है और इसके सिरों पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, और जो आधा मतलब बीच का मैग्नेटिक फील्ड सिरों के मैग्नेटिक फील्ड का डबल होता है, तो ये चीज़ आपको डेराइव करनी आनी चाहिए, इसका डेरिवेशन, ठीक है। इसके अलावा एक वायर होता है जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखाते हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब वायर चलता है तो उसके ऊपर EMF कितना प्रोड्यूस होता है कितना EMF से आप कितना करंट बना सकते हो, करंट कितना होता है ये निकालना है। दूसरा, इस वायर को अगर रोटेट करते हैं तो रोटेशन से इसमें कितना EMF प्रोड्यूस होता है ये आपको बताना है, ठीक है। और ये पूरा जो चैप्टर है बस एक ही फॉर्मूले पे आता है, E = -dϕ/dt। तो आप ये लेंज के जो नियम है, ये लेंज के नियम पढ़ लेना, ओके। और फेराडे के नियम जो 2 हैं इसमें, वो फेराडे के दोनों नियम पढ़ लेना। प्रत्यावर्ती धारा, ये आज का मतलब ये 2025 की जो बोर्ड का पेपर है इसका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये देखिए 5 नंबर का चैप्टर है और यहाँ से आपको बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। बड़ा क्वेश्चन मतलब कि आप ये मान के चलिए अथवा में जो मिल रहा है दोनों इसी चैप्टर के होंगे, तो आप रट के चले जाइए। आप LCR जो होता है, इस LCR का फेजर से पूरा डेरिवेशन है LCR का, तो LCR सीरीज कॉम्बिनेशन पूरा पढ़ के जाइए। जैसे LCR सीरीज होता है वैसे LCR पैरेलल भी होता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं होता है, तो आपको LCR सीरीज कॉम्बिनेशन का सब कुछ डिटेल से पढ़ के जाना है। इसके अलावा एक ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर ये आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा AC जनरेटर ये आपको पढ़ के जाना है। तो ट्रांसफार्मर AC जनरेटर, अच्छा होता है क्या कि एक इस चैप्टर में है एक इसमें, लेकिन मैं क्या करता हूँ मैं सबको एक साथ ही पढ़ाता हूँ, तो इस वजह से मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ, पर आप समझिए इस यूनिट में ही आते सारे। इसके बाद विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा क्या होती है, पहली चीज़ याद करके जानिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। दूसरी याद करके जाना है, इसको C से लिखते हैं। और जो C होता है, ये C बराबर होता है 1/√μ0ε0, ये आपने कहीं पढ़ा है, तो ये डेरिवेशन, ये रिलेशन याद रखें, डेरिवेशन क्या रिलेशन याद रख के जाइए, ठीक है। इसके अलावा सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो हैं ये क्या काम आती है, इनकी यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ये
टीवी के रिमोट वाला देख के जाना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टीवी का रिमोट। अच्छा, मोबाइल फ़ोन में कौन सी होती है ये जो अपने टीवी वगैरह चलते हैं उसमें कौन सी होती है। तो इन तरंगों को आप जरूर देख के जाएं, इनके यूजेस, और इनको अगर ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जमाना पड़े या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में जमाना पड़े तो ये आपको पूरी ट्रिक याद होनी चाहिए। ट्रिक में बोल नहीं रहा हूँ लेकिन आप समझते हैं। ये है, ठीक है, ये है रेस्पेक्टेड मिस्टर इशू, आप मेरे को जानते हैं, मेरा नाम है इशू। रेस्पेक्टेड मिस्टर इशू विजिट यूएस विथ एक्स, और ये जी का है ना गामा, समझ जाइए। रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, समझ रहे हो। विजिबल है, विजिबल लाइट के बाद अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट के बाद एक्स रे और गामा रे, तो ये इनकी एनर्जी का क्रम है। तो एनर्जी इधर से इधर जाने पे बढ़ रही है तो इनका फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रहा है, और यहाँ पर लेमडा इधर से इधर जाने पे कम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, 9वां चैप्टर, कभी नहीं छोड़े, सबसे बड़ा चैप्टर कितना, ये आपको देने वाला है 7 नंबर देने वाला है। तो ये 7 नंबर देने वाला चैप्टर है। ये लेक्चर को ऐसे साफ करें क्या, तो ये 7 नंबर का सबसे बड़ा चैप्टर। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको हर एक चीज़ पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, लेकिन कम से कम आप माइक्रोस्कोप जो होता है, माइक्रोस्कोप सिंपल वाला और कंपाउंड वाला ये देखना है, और एक टेलीस्कोप देखना है। और एक फेमस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चलता है कि रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में कौन अच्छा होता है, किसमें क्या कमियां होती है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि अपवर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी, तो ये 3 डेरिवेशन तो आपको देखनी ही देखनी है, किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना है। इसके बाद आपको लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ से देखना है, लेंस मेकर फॉर्मूला वगैरह, और 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये मिरर के लिए, और लेंस के लिए 1/f बराबर 1/u प्लस u, और इसमें माइनस आ जाएगा (-v), तो ये आपको लेंस के लिए दोनों ही डेरिवेशन आनी चाहिए। और मिरर के लिए r और f में क्या रिलेशन होता है, तो f बराबर जो होता है वो f बराबर r/2 होता है, ये रिलेशन का डेरिवेशन आना चाहिए। हो सकता है इसमें सीधा क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना होगा, तो वो 20 का आधा 10 पे होता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अगला तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी यानी कि वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आपको YDAC करना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो YDAC है। YDAC के अलावा इंटरफेरेंस, जो उसका मैथमेटिकल एनालिसिस, संभावना क्रमबद्धि मैथमेटिकल एनालिसिस की, पर आपके ध्यान में होना चाहिए कि इंटरफेरेंस क्या होता है, सुपर इम्पोजिशन क्या होता है। इसके बाद आपका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो पता होना चाहिए। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन यानी कि व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है, पर्टिकुलर अंतर आने चाहिए आपको, और दोनों के पैटर्न में क्या अंतर है। जैसे कि एक पैटर्न होता है ऐसा, तो ये जो है इसमें इंटेंसिटी कांस्टेंट बनी हुई है, ये इंटरफेरेंस का पैटर्न है। एक होता है ऐसा जिसमें पहली इंटेंसिटी सेंट्रल की ज़्यादा होती है फिर कम होती है, तो ये जो पैटर्न है डिफ्रैक्शन का पैटर्न है। इनके पैटर्न में इंटेंसिटी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आगे जाके डिस्कस कर लेंगे विकिरण तथा द्रव्य की प्रकृति। विकिरण का मतलब होता है रेडिएशन, तो रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इसमें आप याद करिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जैसे कि देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, देहली आवृत्ति क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और आइंस्टीन का इक्वेशन क्या है वो पता होना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आपको मिलेंगे ग्राफ। तो ये ग्राफ वाला चैप्टर, इसमें जितने ग्राफ आपको कॉपी में बनवाए गए हैं सारे ग्राफ आपको देखने हैं, ग्राफ याद करने, कंठस्थ होना चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। अभी CBSE का जो पेपर हुआ है, CBSE के पेपर में इस तरह से ग्राफ देकर के आपसे पूछा गया है कि किसका देहली आवृत्ति ज़्यादा, कार्यफलन किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ऐसे अलग अलग 2 ग्राफ देकर के पूछे हुए हैं। और इनका स्लोप कितना होता है, तो स्लोप भी पूछा हुआ है इस ग्राफ का, और ये आपको कॉपी में कराए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाएं, ग्राफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, परमाणु या एटम। तो परमाणु या एटम में आप बोर के जो पोस्टुलेट्स होते हैं, बोर की अभिधारणा, तीनों अभिधारणाएं पढ़ के जाएं। पहली अभिधारणा क्या कहती है, दूसरी क्या कहती है, तीसरी क्या कहती है, हर अभिधारणा को आपको पढ़ना है। बोर की अभिधारणाओं के बाद जो स्पेक्ट्रल हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रिकेट, फंड, ये सभी जो इसमें होती है, क्या कहते हैं, रेखाएं होती है, इन रेखाओं की वेवलेंथ की जो गणना होती है वो गणना आपको करनी आनी चाहिए। कैलकुलेशन इनकी वेवलेंथ की कितनी होती है, कौन सी कक्षा से किसमें जंप, इसमें एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, किसी कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करता है इलेक्ट्रॉन उछलता है, कूदता है, तो इलेक्ट्रॉन के जंप करने पर उसकी कितनी वेवलेंथ होती है, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। नाभिक वाले न्यूक्लियस में इंपॉर्टेंट है मास डिफेक्ट तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट आप पढ़ के जाएं। मास डिफेक्ट की डेफिनेशन, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहाँ से संभावना एक न्यूमेरिकल अगर आता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का न्यूमेरिकल आएगा। एक न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा, ये न्यूमेरिकल लैंग्वेज बदल के थोड़ा हार्ड बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी
कहाँ चला गया मैं, नाभिक के अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और बाइंडिंग एनर्जी का सिंपल सा क्वेश्चन होता है, अपने यूनिट से पकड़ में आ जाता है कौन सा क्या है, बहुत ही आसान होता है। इसके अलावा आपको जो ग्राफ इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो ग्राफ चूहे जैसा ग्राफ, ये ग्राफ आपको आना चाहिए कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, फिर बाद में घट रही है, किसके बाद कितना हो रहा है 370 वाला, ये पूरा याद रखना है। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इनके बारे में आपको जानकारी इस चैप्टर के अंदर रखनी है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक बार देख लेना, न्यूक्लियर रिएक्टर कैसा क्या काम करता है, छोटे क्वेश्चन में आ जाए तो। इसके बाद लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो क्या ही कहना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और बड़ा मतलब टोटल देखिए ये आपको 4 नंबर दे रहा है। बड़ा क्वेश्चन इस बार इसमें से, वैसे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इसमें छोटे छोटे ए बी सी करके 1 2 3 करके ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे। तो क्या क्या बनेगा, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की डिटेलिंग आपको आनी चाहिए कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, किसका फॉरवर्ड बायस का ग्राफ कैसा है, रिवर्स बायस का ग्राफ कैसा है, तो बायसिंग आनी चाहिए, पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, यानी शुद्ध अर्धचालक और नेज अर्धचालक क्या होते हैं, और जो नेज अर्धचालक वगैरह होते हैं इनके अंदर इम्प्योरिटी मिक्स कर दी जाती है तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो किसमें ट्राइवेलेंट मिक्स कर रहे हैं, किसमें टेट्रावेलेंट मिक्स कर रहे हैं, और ट्राइवेलेंट टेट्रावेलेंट यानी ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के एग्जांपल आपको रटे होने चाहिए कि क्या किसमें मिक्स करना है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा लास्ट में रेक्टिफायर होता है, तो तीसरा रेक्टिफायर, रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर आपको पता होने चाहिए। तो ये हो गया। अब आगे इनका थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो सिंपल सा, चार्ज से तो कोई क्वेश्चन इतना पूछेगा नहीं, सभी जानते हैं चार्ज क्या होता है। कंडक्टर, इंसुलेटर ये नहीं पूछेगा। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आप याद रखिए कि चार्ज जो होता है वो स्केलर की तरह जुड़ता है, ये जो होता है चेंज नहीं होता मोशन के साथ, इसकी वैल्यू नहीं बदलती है, और इसका वेक्टर सम नहीं होता है, इसका बीजगणितीय योग किया जाता है। जितने भी आपको पढ़ाते हैं चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। कूलाम का नियम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस यानी प्रिंसिपल सुपर इंपोजिशन होता है यहाँ पर, वो पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कोई 2 प्रॉपर्टी लिखो, 3 प्रॉपर्टी लिखो तो ये पूछा जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉर्मल है, इलेक्ट्रिक डायपोल अभी मैंने बता दिया, डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर डायपोल पर कितना क्या डायपोल मोमेंट लग रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके बाद आप पढ़ते हैं एरियल डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। गाउस लॉ और इसके एप्लीकेशन देखने हैं सेकंड चैप्टर में। आप देखिए सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई डेफिनेशन वगैरह पूछने वाले नहीं, हाँ यूनिट से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे आप पढ़ते हैं W बराबर QV होता है, तो V बराबर क्या होगा V बराबर क्या होगा W अपॉन Q। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे W को आप मापते हैं जूल से और Q को मापते हैं कूलाम से, तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा है जूल बटा कूलाम क्या होता है, किसकी यूनिट होती है, तो आंसर है पोटेंशियल की यूनिट है, ठीक है ना, जूल बटा कूलाम। वैसे आप इसको वोल्टेज बोलते हैं तो वोल्ट है, जूल बटा कूलाम वोल्ट है, बड़े ऐसा घुमा फिरा पूछा हुआ है पुराने सालों में, तो ये ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ये ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है E बराबर ये होता है KQ बटा R स्क्वायर, तो ये आपको पता होना चाहिए। और डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये देखना है आपको। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U बराबर K Q1 Q2 बटा R, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल संभावना बन सकती है, न्यूमेरिकल के 3 चार्ज इस तरह से दे दें उनके ऊपर और पूछे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ऐसा पैरेलल प्लेट, हाँ ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर दूँ इसको, ये वाला थोड़ा सा खास है। ये क्या कह रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, PPC बोलते हैं, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नोड A अपॉन D, ये इसकी कैपेसिटेंस है। तो ये जो कैपेसिटेंस है इसका डेरिवेशन है पूरा, ये डेरिवेशन आप देखना जरूर, ठीक है, एप्सिलॉन नोड A अपॉन D इसकी कैपेसिटेंस ये है। इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये इंपॉर्टेंट अभी बताया था मैंने कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है। और पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की कितनी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर होती है, या फिर इसी को अपन कह सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2C, या फिर इसको कह सकते हैं हाफ QV। तो ये पूरी डेरिवेशन आपको देखनी है, इसकी डेरिवेशन जरूर करें। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी मैंने बता ही दिया, इलेक्ट्रिक करंट है, कंडक्टर है, ओम्स लॉ जरूर देखिए, ओम्स लॉ के ग्राफ देकर के पूछ सकता है, रेशियो, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी वगैरह जो आ जाए उसके बारे में पढ़ना है। और एक और बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट फिर से, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है याद रख के जाना, आ सकता है ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ये तो कोई नहीं पूछता है। अच्छा, ये ओमिक और नॉन ओमिक का जो ग्राफ होता है, एक बार वो ग्राफ देख लेना, CBSE में पुराने साल में एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, ये वाला नाइक्रोम वगैरह जो धातु होती है इनका, कि ये ग्राफ ऊपर से जाता है, इसका क्या मतलब होता है, तो उसका आंसर ये होता है कि अगर ग्राफ ऊपर से गुजर रहा है तो कितना ही टेम्परेचर के साथ ग्राफ होता है रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टिविटी का ग्राफ अगर यहाँ से गुजर रहा है तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब आप इसको 0 टेम्परेचर पे भी रेजिस्टिविटी 0 नहीं है तो सुपर कंडक्टर नहीं बन सकता, इस ग्राफ का मतलब ये है, अति चालक नहीं बनाया जा सकता इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पावर का फॉर्मूला ये जो होता है P बराबर
आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो फॉर्मूले डेराइव होते हैं इनकी डेरिवेशन देखनी यहाँ लिखा हुआ है। रेजिस्टिविटी वेरिएशन मटेरियल यानी टेम्परेचर बदलने पर क्या, एक फेमस क्वेश्चन बताता हूँ। अल्फा जो होता है कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी घटती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। उसके बाद सेल का ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ की डेफिनेशन आप याद रखें, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है सेलों का, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद किरचॉफ के नियम, हाँ किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित होता है, किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का दूसरा नियम वोल्टेज लॉ किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर, आपको देखना है। व्हीटस्टोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन डेफिनेशन देखनी है। इसके अलावा पोटेंशियोमीटर ये वगैरह नहीं पढ़ने, सिर्फ आपको व्हीटस्टोन ब्रिज ही देख के जाना है लास्ट में। ओके, डेरिवेशन पूरी याद रखना। नेक्स्ट आगे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बता दिया, मोशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, बायो सावर्ट लॉ देखिए अभी बताया था मैंने। और एक्सिस मैग्नेट जो कोई भी लूप होता है तो लूप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एम्पियर का लॉ देखना है। सोलेनोइड मैंने पहले ही बताया था सोलेनोइड का आएगा, सोलेनोइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। और पैरेलल फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, दो पैरेलल तार है इनमें कितना फोर्स लगता है तो फोर्स निकालना आना चाहिए। उसके बाद टॉर्क, किसी लूप को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें उस पर कितना टॉर्क लगेगा, मैग्नेटिक डाइपोल। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जरूर देख के जाए, पूरा डिटेलिंग देखना है इसकी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर छोड़ना नहीं है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं चल कुंडली धारा मापी, गैल्वेनोमीटर का धारा मापी। इसके बाद छड़ चुंबक क्या होते हैं, कुछ नहीं पूछना। चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय रेखाओं की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, क्योंकि आपने विद्युतीय रेखाओं की प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो चुंबकीय रेखाओं की पढ़नी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कौन क्लोज लूप बनाता है, कौन ओपन लूप बनाता है, खास याद रखें। चुंबक एक धारावाही परिनालिका का भांति व्यवहार करता है, इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन होती है, लेकिन यहाँ पर क्या मेंशन किया, ओनली क्वालिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव का मतलब होता है हमें बस ये जानना है कि एक सोलेनोइड जो होती है मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसकी डेरिवेशन हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने कॉपी में डेरिवेशन कर रखी है तो ये डेरिवेशन होती है, ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना के डेरिवेशन करते हैं ना, तो डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, बस ये ध्यान होना चाहिए कि सोलेनोइड जो होती है मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग मैग्नेटिज्म एंड गाउस लॉ, तो मैग्नेटिज्म के लिए जो गाउस लॉ है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इनकी डेफिनेशंस देखनी है। और डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इनके एग्जांपल देखने हैं। फेरोमैग्नेटिक का फेमस है फेकोनी, ये याद रखना है। विद्युत चुंबकीय हेनरी का प्रयोग, हेनरी ने क्या प्रयोग किया, फैराडे ने क्या प्रयोग किया, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन फैराडे के नियम, फैराडे के दो नियम है, पहला नियम दूसरा नियम। उसके बाद लेंज का नियम, तो फैराडे के नियम में कुछ गड़बड़ रह गई थी सेकंड वाले में, तो उसने बताया कि लेंज ने क्या बताया कि जो भी ये में पैदा होता है खुद के पैदा होने का विरोध करता है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो खास बात बता रहा हूँ, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, याद रखना। लेंज का नियम पढ़ना है, ऊर्जा संरक्षण, ये लेंज के नियम ही ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, एक डेरिवेशन होती है, पूरी डेरिवेशन करनी है, जिसमें आप इस तरह से एक लूप को चला, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को ऐसे चलाते हैं और चला करके इसको प्रूव करते हैं। गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है, डायनेमिक गतिक और प्रेरकत्व प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर यानी जनरेटर पढ़ना है, ठीक है। घबराना मत, मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, उसके बाद वापस सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इनके। एसी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, एसी प्रतिरोधक पर एसी वोल्टा, एसी वोल्टेज अप्लाइड ऑन रजिस्टर। तो सबसे पहले प्योर आर, सिर्फ आपने आर ले रखा है तो आप जानते हैं सिर्फ प्योर आर लेते हैं तो वोल्टेज करंट सब सेम फेज में आ जाते हैं। फिर प्योर आपने क्या लिया, करंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर को फेजर कहते हैं, तो इनके फेजर बनाने। बट मैं कह रहा हूँ फेजर जो है ना आपको RLC का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें आपको फेजर आना चाहिए, LCR या RLC कह दीजिए। पावर इन ऐसी सर्किट में पावर कितनी होती है याद रखनी, पावर का पूरा डेरिवेशन है। पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक, कहाँ चला गया, शक्ति गुणांक cos फाई होता है बेटा, क्या होता है cos फाई। तो जहाँ पर भी cos फाई के बारे में आपको जानकारी मिल जाए नोट्स में जरूर पढ़ना है। उसके बाद ट्रांसफार्मर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता देता हूँ बड़े क्वेश्चन में LCR आएगा, बड़ा क्वेश्चन सुन लो, LCR आएगा डेरिवेशन में, नहीं तो इसके और में ट्रांसफार्मर आएगा, तो दोनों ही देख के जाना है, ट्रांसफार्मर और ये बड़े क्वेश्चन है ये। इसके बाद विस्थापन धारा देखनी है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे आपने पढ़ी है, स्पेक्ट्रम वगैरह। रे ऑप्टिक्स में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, TIR, ठीक है। TIR के जितने एग्जांपल है सारे देख के जाने, हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह, या फिर मिराज, मृग मरीचि का प्रभाव। ये गोली पृष्ठोत्तर लेंसों द्वारा अपवर्तन, तो इनकी दोनों की डेरिवेशन, इनकी डेरिवेशन देखनी है। प्रिज्म से अपवर्तन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन बड़ी आएगी एग्जाम में, बड़ी डेरिवेशन प्रिज्म की आएगी ही, तो प्रिज्म की डेरिवेशन जरूर करें। प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शक यानी कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप देखना है आपको, ओके। माइक्रोस्कोप दो तरह से है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो दोनों ही देखने हैं। और ये आपने कर लिया तो टेलीस्कोप आसान ये भी हो जाएगा। इसके बाद हाइगेन्स का प्रिंसिपल, हाइगेन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल, हाँ हाइगेन के प्रिंसिपल को यूज करते हुए आपको रिफ्लेक्शन
और रिफ्रैक्शन की डेरिवेशन करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, ये जरूर देख के जाना। इसके अलावा कुछ छोड़ने के लिए बोलूँगा आपको, कोहेरेंट सोर्स क्या है और ये क्या है इंटरफेरेंस, तो ये तो आपको पढ़ना है, तो थ्योरेटिकल है कि भैया फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए कोहेरेंट सोर्स की, कला संबंध स्रोतों की। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एडिशन ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसमें आप देखना ओनली फॉर्मूला ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, तो उन्हें सिर्फ काली और चमकीली फ्रिंजेस का फॉर्मूला चाहिए, यानी डेरिवेशन नहीं करनी। तो आपको YDAC की डेरिवेशन नहीं पढ़नी है, YDAC की डेरिवेशन नहीं आएगी, आपको क्या करना है, सिर्फ उनके डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मूला याद करना है। डिफ्रैक्शन में भी सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पोलराइजेशन डिटेल से पढ़ना बेटा, मेलस लॉ पढ़ के जाना, कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है, हो सकता है इस बार भी आ जाए, मेलस लॉ क्या होता है ठीक है, ब्रूस्टर एंगल क्या होता है, ब्रूस्टर कोण क्या होता है पढ़ना है, पोलराइजेशन की पूरी प्रोसेस पढ़नी है, और पोलराइजर और एनालाइजर कैसे क्या रखते हैं, कितने एंगल पर क्या होता है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला और आता है, इसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है ये याद रखना। ओके नेक्स्ट, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन यानी इलेक्ट्रॉन इमिशन तीन तरह से होता है, थर्मियोनिक इमिशन होता है, करंट लगा के हो सकता है, लाइट की वजह से हो सकता है, तो ये तो कुछ नहीं पूछने वाला। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है ये याद रखना, कि किसी धातु की सतह पर प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना, तो वो प्रकाश विद्युत प्रभाव है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रायोगिक अध्ययन है, लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट आपको क्लास में पढ़ाया गया वो देखना है। विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश तरंग सिद्धांत, ये थोड़ा सा ध्यान से दो, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत। यहाँ से एक क्वेश्चन क्या है कि भैया आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाते हैं तो आप लाइट को पार्टिकल मानते हैं, नहीं फोटोन मान के समझाते हैं, लेकिन इससे पहले वाले चैप्टर्स में लाइट को आप वेव मान के समझाते हैं। तो भैया अगर लाइट को वेव माना जाए तो क्या आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते हैं। तो क्यों नहीं समझा सकते? प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में जो इसका वेव नेचर है वो फेल क्यों हो रहा है, इसको हेडिंग बना करके लिखा रखा है नोट्स में, तो ये जरूर देखना क्यों फेल हो गया। थ्योरेटिकल है, 3 पॉइंट्स लिखा रखे थ्योरी की फॉर्म में, तो ये पढ़ना है। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट भैया, इसको तो छोड़ना ही नहीं है कि जो भी फोटोन आता है इस फोटोन की जो एनर्जी होती है ये होती है वर्क फंक्शन फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। इसको आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोटोन द्रव की तरंग प्रकृति यानी कि वेव नेचर ऑफ मैटर, यानी डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली से मैं बता देता हूँ क्वेश्चन पहले से, लैम्डा बराबर 12.72/√V एंगस्ट्रॉम, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे खास बात क्या है, ये जो वोल्टेज दे रखी है भाई, ये वोल्टेज आपको देगा 100 वोल्ट, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ मैं, 100 वोल्ट देगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज 100 वोल्ट, तो 100 का रूट निकल के 10 हो जाएगा, तो आंसर 1.227 हो जाएगा। और फिर ये हो सकता है 10⁴ वोल्टेज दे, कई बार क्वेश्चन में 100 दिया है, कई बार 10⁴ दे दिए, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन देता है बोर्ड में। पिछले से पिछले साल शायद ये गया जो पेपर, इससे पहले इन्होंने ये क्वेश्चन दिया 100 वोल्ट वाला, तो 100 वोल्ट वाला क्वेश्चन दिया, तो यहाँ पे 100 के हिसाब से 10 आ गया, तो MCQ में था क्वेश्चन, तो 10 आ गया था तो 10 के हिसाब से ये होना चाहिए 1.227 एंगस्ट्रॉम। अब चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन एंगस्ट्रॉम में नहीं था, ऑप्शन नैनोमीटर में था, और बच्चों ने ये जो है ना 1.227 नैनोमीटर टिक कर दिया, जो कि गलत है। एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करते तो 10 का फर्क आ जाता है, 10 गुना का, है ना, तो उसका ध्यान रखें। यहाँ पे आपको यूनिट के साथ परेशान किया जा सकता है। अच्छा, ये आ जाओ अगले चैप्टर में, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग है उसके एंगल का खास ध्यान रखना है, स्पेशल फॉर्मूला था एंगल का, वो फॉर्मूला देखना है। अच्छा, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के जो मॉडल्स है उसमें देखिएगा, सारे मॉडल आपने पढ़ रखे हैं, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, हालांकि वो सब पूछता नहीं, आपको बस इसका रदरफोर्ड का ध्यान रखना है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ा आपने। बोर के जो पोस्टुलेट्स हैं हाइड्रोजन के लिए पढ़ना, ओनली फॉर्मूला ऑफ रेडियस nth ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसकी रेडियस कितनी होगी, तो जो पढ़ते हैं ना R बराबर रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम, है ना, n² वाला वो, तो ये रेडियस का आपको आना चाहिए, इसका डेरिवेशन करना है पूरा। इसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड, इसमें बोल रहा है क्वालिटेटिव का मतलब वो आपसे मैथमेटिक्स नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये पूछेगा कि किस ऑर्बिटल से किस में जंप करेगा तो कौन सी लाइन बनेगी, इन लाइन के बारे में पता होना चाहिए कि लाइमन बनेगी, बामर बनेगी, पाशन बनेगी। इसके अलावा डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन, तो डी ब्रोगली ने बोर के सेकंड पोस्टुलेट को कैसे एक्सप्लेन किया, तो डी ब्रोगली बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन वेव है। जैसे मान लीजिए तीसरा ऑर्बिटल है, तीसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में, एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, तो यहाँ पर 3 लैम्डा बन गए, क्योंकि एक वेव की लेंथ लैम्डा होती है, 3 वेव की 3 लैम्डा, तो 2πr जो है वो 3 लैम्डा के बराबर है। अब क्या होता है, मान लीजिए nth ऑर्बिटल होता तो 2πr बराबर क्या होता, n लैम्डा होता। अब लैम्डा जो है डी ब्रोगली के हिसाब से h/p होता है, p को अपन क्या लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, तो ये लैम्डा की वैल्यू अगर आप यहाँ रख दें तो 2πr बराबर NH/mv, और यहाँ से इधर ट्रांसफर कर दे तो mvr जो है क्या लिख दिया mvr, ये किसके बराबर होता है, NH/2π के बराबर होता है। ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट है, लेकिन बोर इसको समझा नहीं पाया था, इसको समझाने वाले साइंटिस्ट कौन है, डी ब्रोगली। तो ये कह रहा है कि डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन
बताओ बोर के द्वितीयक पोस्टुलेट का, ठीक है, क्वांटाइजेशन जो होता है इसका। तो ये आपको डेरिवेशन, पूरी डेरिवेशन मैंने कर दी, पर मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, इसको आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे, आधा बड़ा क्वेश्चन बन जाता है आधे पेज का। इसके बाद एटॉमिक मासेस, अगला चैप्टर जो न्यूक्लियस है, इसमें क्या एटॉमिक मासेस। बेटा एक चीज़ और बता रहा हूँ, पढ़ के जाना आप लोग। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ध्यान रखना, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, है ना। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स की डेफिनेशन समस्थानिक और संभारिक, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, वो समस्थानिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन वगैरह, हाइड्रोजन के होते हैं प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। और आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है, तो वो आइसोबार्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक एटम है, तो उसको आपने ZA से रिप्रेजेंट किया, तो ये जो लिखा है इसके प्रोटॉन का नंबर बता रहा है, और ये जो लिखा है इसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर बता रहा है। तो अपन न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन का नंबर होगा A - Z कर दो, ठीक है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना है। क्या संभावना है, आपको जैसे बोल देगा मैग्नीशियम जो है ये 12 और 23 ऐसे लिख दिया, मैग्नीशियम 23 ऐसे लिख दिया मान लो, और मान लीजिए एक नाइट्रोजन लिख दिया 7 और 14 ऐसा, और पूछा इसमें कितने प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन, और कितने न्यूट्रॉन है, ऐसी कैलकुलेशन करा सकता है आइसोटोप, आइसोबार देखना। इसके बाद नाभिक की संरचना, नाभिक की संरचना पे खास ध्यान। नाभिक की संरचना, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो एक फॉर्मूला होता है, नाभिक की जो रेडियस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A⁻1/3। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज यहाँ पर जो होता है न्यूक्लियस का डेंसिटी, साइज तो ही है, साइज के अलावा डेंसिटी कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा तो बता रहा हूँ। न्यूक्लियस डेंसिटी जो होती है, सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है, कांस्टेंट होती है। तो न्यूक्लियस डेंसिटी ए पर डिपेंड नहीं करती है, न्यूक्लियर डेंसिटी डी जो है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻0, ए पर डिपेंड ही नहीं करती है। ये क्वेश्चन अभी CBSE के पेपर में आया हुआ है ताजा। उन्होंने क्या किया, 2-3 ऐसे 2 एटम्स पकड़े कोई, और उनके न्यूक्लियस के बारे में बोला, इनका एटॉमिक नंबर ये है, तो इनकी डेंसिटी का रेशियो कितना होगा और इनके साइज का रेशियो कितना होगा। तो साइज का रेशियो तो यहाँ से आ जाएगा, डेंसिटी का रेशियो सेम होगा 1:1। क्यों, क्योंकि डेंसिटी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम नहीं लिखा है, A⁻0 है, एटॉमिक नंबर की पावर 0। इसके बाद ये लिखा है बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, यानी बंधन ऊर्जा, ठीक है। सभी न्यूक्लियॉन्स को अंदर न्यूक्लियस में बांधे रखने की ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी, उसकी डेफिनेशन। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि भैया प्रोटॉन में भी अट्रैक्शन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी अट्रैक्शन होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से किस तरह से अलग है, कम रेंज में लगता है, ये सारी न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है। रेडियो एक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करना, ज़्यादा हार्ड फॉर्मूला नहीं, आप जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वही वाला, R = R⁻E⁻⁻ है ना। और एक्टिविटी का फॉर्मूला ये हो गया, मतलब जितने भी फॉर्मूला आते हैं, जैसे न्यूक्लियस के नंबर का फॉर्मूला होता है N = N⁻E⁻⁻T, ये सारा सेम होता है फॉर्मूला, इनकी डेरिवेशन भी लगभग सेम होती है, इसमें डेरिवेशन नहीं देखने, खाली फॉर्मूला देखना है। और न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, इसमें आप नाभिकीय विखंडन क्या होता है उसको समझाएंगे, नाभिकीय संलयन क्या होता है उसको समझाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ये वापस 14वां चैप्टर आ गया, सेमीकंडक्टर। इसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले डिटेल से बताया था, अब बता नहीं रहा हूँ, देख लीजिएगा आप। अभी मैं क्वेश्चन लाऊँ तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बेटा टाइम कितना गुजर गया अपन को, जितना भी टाइम गुजरा क्लास छोटी रखूँगा। अब मैं इन क्वेश्चन को सोल्व तो नहीं करा सकता, टाइम कम है, लेकिन मैं इन क्वेश्चन को बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए लास्ट मोमेंट पर, अच्छे क्वेश्चन है सारे। तो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा साइज देखो, ये क्वेश्चन क्या है, अगर आपको दिखाई दे रहा है ठीक, नहीं तो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन 0.3 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁶ सेंटीमीटर कूलम/सेंटीमीटर हो तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करो। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट करा रहा है कि एक, इंग्लिश में बोल देता हूँ, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द इन्फिनिटी लीनियर चार्ज इन सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 0.30 मीटर इफ linear charge density 10⁻⁶ सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि इन्फिनिटी कोई चार्ज है, लाइन वायर है जिसपे चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो पहली बात, इलेक्ट्रॉन चक्कर ही क्यों लगाएगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन में चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। और बाहर की तरफ जो होता है mv²/r काम करता है अपकेंद्री बल। तो ये दोनों बल को बराबर कर दो, तो F जो होगा ये mv² क्या चल रहा है, एक मिनट, F जो होगा ये mv²/r के बराबर होगा। अब F क्या होता है, Q × E बराबर क्या होगा, mv²/r। अब Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और जो यहाँ पे E की बात कर रहे हैं, इस अनंत रेखीय तार पर अगर आप आवेश, एक तार है जिस पर आप आवेश दे दें, तो अनंत लंबाई का तार इस पर आवेश दे दिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2k λ/r, और ये हो जाएगा mv²/r। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, और इसके कटने के बाद आप देख सकते हैं 2e k λ = mv², और v आपको निकालना है, और वैल्यू सारी यहाँ दी हुई है।
इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, के कितना होता है, लैम्डा कितना होता है, लैम्डा ये दे रखा है 10⁻⁶, ये के की वैल्यू 9 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 9 कूलम, ये दे रखा 19 कूलम ये दे रखा है। तो इन सब वैल्यू को रखें तो आपके आंसर आ जाएंगे। दूसरा ये कह रहा है कि 3 आवेश जो हैं, ये पहले पेज में आपको ऐसा नजर आएगा, आगे पेज से वापस क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गई, टेक्निकल एरर है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, साफ कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन कहता है कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q। 3 चार्ज मान लिए Q1 Q2 Q3 और सबको Q ही माने, तो मैं डायरेक्ट Q लिख दूँ, Q आगे मेरे को पता है क्वेश्चन इसलिए मैंने लिख दिया। ट्राइंगल साइड ऑफ वन, ये 3 आवेश है और एक भुजा वाले, यानी एक लिखा नहीं सेंटीमीटर या मीटर का मतलब कुछ भी, एक यूनिट वाले एक ट्राइंगल के तीनों कोनों पर रखे हुए। अब इनके सेंटर पे एक चार्ज Q रख दिया, तो इस Q चार्ज के ऊपर कैपिटल Q चार्ज जो बोला सजाती है का मतलब अगर ये प्लस के तो ये भी प्लस का, ये माइनस के तो ये भी माइनस का, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा ये पूछा हुआ है। तो ये फोर्स कैसे निकालेंगे देखना, ये फोर्स कैसे निकालेंगे। ये जो है क्या पूछा, फोर्स पूछा कि कितना बल लग रहा है, बल ही पूछा है, कैसे निकालेंगे। ये वाले चार्ज को देखो, ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इसको 1 मान लेते हैं, 1 वाले की वजह से। इस वाले चार्ज को देखो, ये दोनों प्लस प्लस, इस पर इधर फोर्स लगेगा तो इसको F2 मान लेंगे। इस वाले चार्ज को देखो, इस पर इधर फोर्स लगेगा तो ये F3 हो गया, ठीक है। अगर अपन ध्यान दें तो ये जो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फोर्स और ये फोर्स और ये फोर्स, अगर आपको समबाहु त्रिभुज बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला, सभी 60 डिग्री के, और अगर ये 60 डिग्री के हैं तो ये एंगल 120 बनेगा, ये एंगल 120 बनेगा और ये एंगल भी 120 बनेगा। 3 बल जो समान परिमाण के 120 डिग्री पर, उनका रिजल्टेंट 0 आता है, क्योंकि इन दोनों 120 का रिजल्टेंट इधर आएगा जो कि इसकी F के बराबर ही होगा, और ये इससे कट जाएगा, यानी इसका आंसर है नेट फोर्स कितना आएगा 0। सेंटर वाले पे नेट फोर्स 0 होता है, बस ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी निकाय में 2 आवेश QA 2.5 × 10⁻⁷ और QB इतना क्रमशः 2 बिंदुओं पर रखे हो। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। सोल्व तो पूरा नहीं करूंगा, सोल्व आपको ही करना है, पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताता हूँ कि 2 आवेश दे रखे हैं आपको, ये इनका वैल्यू है और ये प्लस का और ये माइनस का, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो टोटल नेट चार्ज कितना आएगा, तो कुल आवेश जो आएगा वो 0 आएगा। क्वेश्चन पूछा कुल आवेश कितना आएगा, इसका आंसर है 0। फिर कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, द्विध्रुव आघूर्ण को अपन कहते हैं P बराबर होता है Q × 2A। अब इस फॉर्मूले से जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि हमें टेक्निकल मतलब पता होना चाहिए। P बराबर Q × लंबाई, तो हमें वो लंबाई लेनी है। अब इनको रखा कैसे, इसकी पोजीशन समझना कि इंग्लिश में अ सिस्टम हैज 2 चार्जेस, ये चार्ज ए दूसरा चार्ज B, और इसका एक अपॉइंट दे रखा है 0,0,-15 सेंटीमीटर। तो हमें इसको ऐसे सोचना पड़ेगा, ये x एक्सिस है, ओके, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अब इस z एक्सिस पे क्या हो रहा है, z एक्सिस पे क्या हो रहा है कि z एक्सिस x ए वाला पॉइंट देखो 0,0,-3, तो ये 0,0, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, इसको बोला a, और ये डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे आपको 15 दिया है, यहाँ पर ये आपको 15 दिया है। उसके बाद b वाला पॉइंट बोल रहा है 0,0 + 15 सेंटीमीटर, ये b वाला पॉइंट है, और यहाँ पर आपको 15 सेंटीमीटर पर इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 15 इधर 15 इधर, तो a और b पे आपको 2 आवेश दिख गए, -q + q, जो भी आप समझे, इधर माइनस मान लो इधर प्लस मान लो, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। q कितना है, q का वैल्यू कोई भी एक पकड़ लो, तो q का वैल्यू 2.5 × 10 की घात कितना बोला, 10 की घात -7, 10 की घात -7 इंटू लंबाई इनकी कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर के 10 की घात -2 कर दिया। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपका p वेक्टर आ जाएगा, p आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, p आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये से निकालना है। अगला क्वेश्चन, इतनी सी मैथमेटिक्स तो कर लोगे सोल्व, 2.5 को 30 से मल्टीप्लाई कर, चलो ये भी कर लेता हूँ। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 25 × 3, 10 इधर चला गया, और 10 की घात -2 और 7 × 10 की घात -9 हो गया ये, और यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो 75 यानी 7.5 × 10 की घात -8 आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये वाला, हाँ जी। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका डायपोल मोमेंट जो होता है P, ये आपको दे रखा है 4 × 10 की घात -9, और कह रहा है इज अलाइन विथ 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल पर पड़ा है विद इलेक्ट्रिक विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे कोई डायपोल रखा हुआ है, ये 30 डिग्री एंगल पर। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी दे दी है, तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। टॉर्क जो होता है डायपोल पर लगने वाला कितना होता है, टॉर्क बराबर होता है PE sin थीटा, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का। अब इसमें बोला है कि टॉर्क जो है कितना होगा, P दे रखा है आपको, P दे रखा है कितना 4 × 10 की घात -9, और इंटू E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है कितना 5 × 10 की घात 4, तो 5 × 10 की घात 4,
और इंटू साइन थीटा, ये बोल रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 रखूंगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आगे मैथमेटिक्स सोल्व कर लेना। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है, रेखीय आवेश घनत्व, तो अनंत लंबाई का तार है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2k λ/r। अब आपको ई दे दिया, ये कितना दिया ई, ये दिया है आपको 9 × 10⁴। फिर आपको पूछा है लैम्डा कितना होगा, और के की वैल्यू आपको पता होती है, और आर कितनी दूरी पर पूछा 2 सेंटीमीटर। तो देखिए ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यू आपको पता है, तो बस मैथमेटिक्स से सिंपल से करिएगा। नेक्स्ट ये लो, अब बढ़िया दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन क्या बनता है, बिंदु आवेश कैपिटल क्यू से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र की स्थापना कीजिए। कोई आवेश है, ये आवेश मान लीजिए कैपिटल क्यू है, और इस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर ये बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु पी मान लेते हैं, कुछ नहीं बोला तो इस पर विद्युत क्या पूछा है, विद्युत विभव, तो विभव कितना होता है V = KQ/R, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1/4πε0Q/R। तो ये कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे कैलकुलेट, ये इसकी डेरिवेशन करनी है आपको, ठीक है, तो डेराइव करके आप देख लेना कॉपी में, जहाँ डेरिवेशन को करना। उसके बाद कह रहा है परिपथ, दूसरा क्वेश्चन, परिपथ चित्र बनाकर संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन, परिपथ चित्र बनाकर संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन तुल्य धारिता प्राप्त करो, मतलब जो कैपेसिटर है उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब लिखा जितना सारा इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन छाट गया है। परिपथ चित्र बनाकर संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन तुल्य धारिता का सूत्र, ये तुल्य पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का, और ये अभी जो मैंने बोला था इसका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, यानी डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये कितना होता है C = ε0A/d, तो ये डेरिवेशन जहाँ पे भी डेराइव करके लेना। इसके बाद संधारित्र को परिभाषित कीजिए, संधारित्र के सिद्धांत को समझाइए, डिफाइन कैपेसिटर एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। देखो संधारित्र क्या होता है, जब दो धातु की प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने रखी जाए तब इस व्यवस्था को संधारित्र कहते हैं, ठीक है, इन पे अपोजिट चार्ज होता है, कुछ डिस्टेंस होती है, बैटरी से जुड़ी होती है, सब कुछ चीजें। इसके बाद क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत आपको क्लास की कॉपी मिल जाएगा, उसमें लिखा रखा है कि दो प्लेटें हैं, जिसमें एक प्लेट पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, एक सामने न्यूट्रल प्लेट लेके आते हैं, तो न्यूट्रल प्लेट जब लाते हैं तो इसके ऊपर भी चार्ज आता है, फिर बाद में इस न्यूट्रल प्लेट की अर्थिंग कर देते हैं, तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो ये संधारित्र का सिद्धांत, इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है कि एक आवेशित प्लेट के सामने दूसरी प्लेट जो कि भू संपर्कित की हो, लाई जाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, यह संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलो, व्हेन अ न्यूट्रल प्लेट comes in front of a charged plate and it is earthed, then capacitor is increased, it is known as principle of capacitor. नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या जो संबंध होता है, विद्युत क्षेत्र होता है V = E.dr, और कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से R तक, तो इन्फिनिटी पर कोई आवेश रखा हो तो उसको यहाँ लाने में ये संबंध होता है, ये संबंध स्थापित करना, ये डेरिवेशन पूरी करनी है, तो देख लीजिए ये। उसके बाद अपवहन वेग के आधार पर ओम के नियम का समीकरण J वेक्टर = सिग्मा E वेक्टर, J वेक्टर = सिग्मा E वेक्टर, ये डेरिवेशन आपको करनी है, ध्यान रखिएगा। अब मैं 2 बार बोल गया हूँ, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म इसको डेराइव करके देखना है पूरा। इसके बाद 15 मीटर लंबे और 6 × 10⁻⁷ मीटर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है, इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है, तो प्रायोगिक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ, प्रतिरोधकता पूछिए। हम जानते हैं कि R जो होता है, इस R का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A के ρA/L, ρL/A होता है, ठीक है। हमें पूछा है रो, तो रो क्या होगा, R × A/L। R कितना दिया आपको क्वेश्चन में, R दिया आपको 5, इंटू A कितना दिया, A अनुप्रस्थ काट ये रहा 6 × 10⁻⁷, ये दिया 6 × 10⁻⁷, बटाओ में L कितना दिया 15, तो ये आ गया 15, तो ये कटेगा एक बार, ये कटेगा कितनी बार, 5, 3 बार, ये कटेगा एक बार, ये कटेगा 2 बार, यानी इसका रो का आंसर आएगा 2 × 10⁻⁷, तो ये इसका आंसर है। देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन पूरा है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाई दिए। किरचॉफ के नियमों की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था प्राप्त कीजिए, तो किरचॉफ के लॉ के हिसाब से आपको ये WSB बना हुआ है, ऐसा एक WSB होगा, इसमें P Q R S ऐसे 4 सिस्टम होंगे यहाँ पर, तो उसको डेराइव करना है, पूरी डेरिवेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करना है। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यदि निम्न चित्र से व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है तो अज्ञात प्रतिरोध X ज्ञात करना है, पुराने सालों में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, आपको ऐसा कुछ दे रखा है, बोला कि WSB के हिसाब से आपको बताना है कि X प्रतिरोध कितना है। देखो X जो संतुलित WSB होता है उसमें ये जो ब्रांच होती है, इस ब्रांच में करंट नहीं आता है, तो IG = 0 होता है। अगर IG 0 है तो इसको आप P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, इसको S मान लीजिए, P/R = Q/S होगा, यानी P/R = Q/S होना चाहिए, ठीक है ना। अब अपन इसको एक ही समझते हैं पूरा,
एक ही समझते हैं, तो ये बटाइए बराबर ये बटाइए, तो ये आपका कितना आ रहा है 10/5, तो ये कितना आ रहा है 100, ओके, और बटाओ में r, तो इसका हिसाब इस हिसाब से आपको पता चल रहा है कि 10/5 है, 1 0 से 1 0 कट गया, इधर करो तो r की वैल्यू कितनी आ रही है 50, मतलब कि ये दोनों का प्रतिरोध आपका 50 आना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए, एक तो आपको 100 ओम दिख रहा है, 100 ओम दिख रहा है, और दूसरा आपको x दिख रहा है, और दोनों पैरेलल में है, और इनका आंसर 50 होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए, तो भैया ये 100 होगा ना, 100 पैरेलल में आएंगे तभी तो 50 आएगा, तो ये आंसर x, यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, x बराबर कितना होना चाहिए, x बराबर 100 ओम होना चाहिए, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको याद रखने, तो इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चंस का, तो आपको पता चल जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, अपने हिसाब से सोल्व कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे सोल्व करने। एक तो ये, एक इस पेज का भी देख लो, ले लिया, इसका भी ले लो, आगे सारे क्वेश्चन, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सारे एक साथ ही ले लो स्क्रीनशॉट, सारे क्वेश्चन है पूरे सिलेबस के, इसका भी ले लो, नेक्स्ट इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, फिर इसका भी, फिर नेक्स्ट, बस ये आपकी फर्स्ट बुक हो गई। सेकंड बुक का थोड़ी देर बाद, पहले फर्स्ट बुक में पहुंचते हैं यहाँ तक। देखो अब मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आगे मैं आपको बस समझा देता हूँ क्या क्या है क्वेश्चन, अगर नहीं दिखे तो। पहला चैप्टर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तीसरे में चल रहे थे, ठीक है, तीसरा चैप्टर में, तीसरा कह रहा है विद्युत सेल के लिए विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या होता है, जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके दोनों सिरों पर जो विभवांतर होता है उसे ईएमएफ कहते हैं। या दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरीके से बोलो, इकाई धनावेश को पूरे परिपथ से बाह्य परिपथ से ऐसे घुमाया जाए तो उसमें जो किया गया कार्य होता है ईएमएफ के बराबर होता है, ये वाला डेफिनेशन। और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में जब आयन चलते हैं तो उनमें जो टकराएं होती है उनकी वजह से प्रतिरोध होता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 माना जाता है। दूसरा कह रहा है 12 वोल्ट की विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि इसमें 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात कीजिए। चलो एक क्वेश्चन है, मैं न्यूमेरिकल में ही करा देता हूँ। ये कह रहा है एक 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, ये बैटरी बना ली। फिर कह रहा है इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, तो इसका ईएमएफ जो है आपको बोल रखा है 12 वोल्ट है, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर जो है ये कितना है बेटा 2 ओम है। इसके बाद बोल रहा है बैटरी किसी प्रतिरोध से संयोजित है, तो इसको एक प्रतिरोध से जोड़ दिया। ये मान लीजिए एक प्रतिरोध है, इससे जोड़ा आर प्रतिरोध, और इस प्रतिरोध की वैल्यू कितनी बता रखी है, प्रतिरोध से संयोजित है, प्रतिरोध की वैल्यू नहीं बता रखी है। और बोल रहा है इसमें करंट जा रहा है, ये जा रहा है I बराबर 0.5 एम्पियर, इतना करंट जा रहा है। तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी टर्मिनल वोल्टेज मतलब वोल्टेज पूछ रहा है। अब देखिए प्रतिरोध ज्ञात करना है R, ये कितना होगा, करते हैं सोल्व। सबसे पहले आप देखिए करंट आपको पता है, तो I बराबर क्या होता है E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ है ना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन में आता है। E इक्विवेलेंट कितना है आपका 12 बटा आर कितना है निकालना है, प्लस आर इक्विवेलेंट प्रतिरोध का 2 बराबर आपको करंट दे रखा है 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 इसको इधर भेजा, 24 बराबर आर प्लस 2, तो इधर आएगा तो आर बराबर कितना आ गया 24 माइनस 2 22, तो 22 ओम आ गया, ठीक है, पहला तो ये। दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। टर्मिनल वोल्टेज मतलब इसके ऊपर कितना वोल्टेज आ रहा है उसी को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं अपन। तो V बराबर क्या होगा R इंटू आई कर दो, आई कितना है 0.5 इंटू 22, तो कितना हो जाएगा 11, तो 11 वोल्टेज है। आपने बैटरी कितने की ली 12 वोल्ट की, लेकिन बैटरी है रे कितने की गई 11 वोल्ट की, क्योंकि 1 वोल्ट इस आंतरिक प्रतिरोध पे इसने खर्च कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 है, प्रतिरोधकता R1 R2 श्रेणीक्रम समांतर क्रम श्रेणीक्रम संयोजन परिपथ चित्र बनाकर तुल्य धारिता तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। बेटा यहाँ पर 2 तरीके से पूछा हुआ है, देखो मैं बताता हूँ। 2 सेल है, एक सेल मान लेते हैं ये वाला E1 और ये E2, 2 सेल है, इन दोनों को सीरीज में जोड़ा, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है, इसको बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा R से, तो यहाँ पर तुल्य जो ईएमएफ आएगा E बराबर ये होगा E1 प्लस E2, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो आएगा ये आएगा R1 प्लस R2। तो आपको बताना है, इसका डेरिवेशन है पूरा, डेरिवेशन करना है, ठीक है। दूसरी चीज इनको एक बार पैरेलल में जोड़ना है, तो ये ऐसे जुड़ा और ये दूसरा सेल ऐसे जुड़ा, और इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है, और इसका E1 है, इसका E2 है। अब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ करके इस तरह से रेजिस्टेंस से लगाया,
ओके आर से। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध जो आएगा इक्विवेलेंट आता है E1 R2 प्लस E2 R1 बटा हुआ R1 प्लस R2। तो ये आपको डेरिवेशन करना है। और आर इक्विवेलेंट जो आता है ये आता है R1 R2 बटा हुआ R1 प्लस R2। अब आप सोच रहे हैं सर आपको इतने फॉर्मूले याद है क्या? हाँ, थोड़ा मोटा डेरिवेशन होता है तो याद हो जाता है ये। और ये फेमस क्वेश्चन है, आपको भी ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, उसको डेराइव करना भी आना चाहिए। मैं पूरा डेरिवेशन भी करा सकता हूँ, पर टाइम की कमी की वजह से मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है जी। तो आपको क्या करना है, एक बैटरी दे रखी है इस तरह से, ये बैटरी है और इसका EMF जो है वो 10 वोल्ट, E बराबर 10 वोल्ट दे रखा है। अब होता क्या है साहब कि इसका आंतरिक प्रतिरोध आपको दे रखा है R बराबर 3 ओम है। ओके, और फिर कह रहा है कि इससे प्रतिरोध कोई संयोजित किया गया है, यानी कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा गया है R। और इसमें करंट जो है I बराबर ये कितना चल रहा है, I बराबर करंट बेटा चल रहा है 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर का करंट चल रहा है तो आपको बताना है कि R कितना है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको एक बैटरी दे रखी है इस तरह से और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 3 ओम दे रखा है, बैटरी 10 वोल्ट की, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। और इस बैटरी से कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है R यहाँ पर जुड़ा हुआ है और इसके अंदर करंट I बराबर 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो इस R की वैल्यू कितनी निकालनी है? तो बड़ा फॉर्मूला होता है I बराबर क्या होता है, V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R होता है। यहाँ पर अपने पास V तो है नहीं, तो V की वजह अपन क्या काम मिलेंगे, V की वजह अपन काम मिलेंगे EMF का E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट काम मिलेंगे बटा हुआ रेजिस्टेंस टोटल R प्लस R इक्विवेलेंट काम मिलेंगे। E आपको बता रखा है 0.5 एम्पियर करंट जा रहा है बराबर E जो है ये 10 वोल्ट की है। बैटरी कितने वोल्ट की है, बैटरी 10 वोल्ट की है। तो 10 वोल्ट बटा हुआ कैपिटल R आपको निकालना है प्लस स्मॉल r आपको 3 दे रखा है। तो ये 1/2 कर लीजिए, 0.5 का मतलब ये 2 उधर जाएगा तो ये 20 हो जाएगा बराबर R प्लस 3 हो जाएगा, इधर गुणा होकर 3 उधर गया तो R बराबर 17 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर 17 ओम है। अगला कह रहा है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर कार्यरत चुंबकीय बल का सूत्र स्थापित कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। यानी कि आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर रखा हुआ है, उस वायर के ऊपर कितना फोर्स लगता है, F बल बराबर बिल BIL, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ लिखना है। और साथ ही एक बहुत लंबा तार है, तो लंबे वायर की वजह से मान लीजिए इससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2πr, वो डेराइव करना है इस तरह से, है ना। इसके बाद निलंबित कुंडली धारामापी की सहायता धारामापी की संरचना का वर्णन कीजिए, इसका नामांकित चित्र बनाइए और सिद्ध कीजिए धारामापी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप की अनुक्रमानुपाती होती है। ये क्वेश्चन यूं कहना चाह रहा है कि आपको मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर जो है उस मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर का पूरा डेरिवेशन करना है और लास्ट में आपको स्पेशल केस में बताना है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब जितना करंट पास करोगे उस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा होगा, डेरिवेशन करना है। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट है, ये वाला। इसके बाद दो सीधे समांतर धारावी चालक तार के बीच इकाई लंबाई प्रतिरोध का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, आवश्यक आकर्षण। देखो, दो तार जो होते हैं इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो इनमें अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन, ये बताना है। और अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो अट्रैक्शन होगा रिपल्शन, ये बताना है। चार्ज से आप याद कर सकते हैं प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, तो प्लस क्यू सेम नेचर के अपोजिट नेचर, इन दोनों में क्या होता है अट्रैक्शन। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इनमें होगा रिपल्शन क्योंकि चार्ज से उल्टा चलता है, और इनमें होगा अट्रैक्शन। ये पूरा एक डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन आप करना है। दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच, ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद एम्पियर का नियम की सहायता से अत्यधिक लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि आपको एक लॉन्ग सोलेनोइड है, लॉन्ग सोलेनोइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है विद द हेल्प ऑफ ACL, एम्पियर सर्किल लॉ। इसके बाद कह रहा है समरूप सम चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वेग v से गतिमान आवेश q इतने एंगल पर जाता है तो नामांकित चित्र। देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये वाला, इसमें क्या होता है कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी आवेश को छोड़ते हैं तो ऐसे जा रहा है तो परपेंडिकुलर जाएगा तो गोल गोल घूमेगा। बस इस वाले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ऐसे और इसे किसी थीटा एंगल पर आवेश को छोड़ा है, ये क्यू आवेश है, थीटा एंगल पर वेलोसिटी जा रहा है। जब ये जाता है तो ऐसे जाता है, आपने देखा होगा बुक में डायग्राम दिया हुआ है, तो इसकी पूरी डेरिवेशन है। इस तरह से हेलिकल पाथ होगा तो इसकी पिच कितनी निकलती है ये वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के जाना। नेक्स्ट हाँ जी, फिर डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसके एग्जांपल लिखने हैं, मैंने पहले ही बता दिया था इसके बारे में। अनुचुंबकीय पदार्थ और इसके एग्जांपल, लो चुंबकीय पदार्थ और इसके एग्जांपल। कि छड़ चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा, यानी कोई बार मैग्नेट है तो उस बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट m कितना होगा। बट आप नॉर्मल पढ़ते, एक -q चार्ज है और एक +q चार्ज है, एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखें, तो 2a डिस्टेंस पर रखें तो इसका जो डायपोल मोमेंट p होता है, p बराबर क्या होता है q × 2a। बस अब उस डायपोल की जगह आप एक मैग्नेट सोचिए, मैग्नेट में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसको m लिख सकते हैं +m, इसको -m लिख सकते हैं, इसकी लेंथ को आप l मान लीजिए। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको m लिखते हैं, m बराबर यहाँ पे q आता है, यहाँ पे m आ जाएगा, यहाँ पे 2a आता है, यहाँ पे l आ जाएगा। ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन तो क्या है, वैसी परिभाषा लिख दो फॉर्मूला। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुणधर्म लिखिए, दो के आप 4-5 याद कर लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भी।
स्थायी चुंबक क्या है, यानी परमानेंट मैग्नेट क्या है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ का नाम लिखिए। उपयोगी पदार्थ बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे फेकोनी जो है, फेकोनी इसको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा एल्निको को भी ले सकते हैं। अतिचालक के लिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान लिखिए। अतिचालक का मतलब सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक सब्सटेबिलिटी झाई का मान कितना क्या होता है, मैग्नेटिक परमिटिविटी कितनी होती है वो बताना है। और एक है चुंबकीय प्रवृत्ति झाई एम और चुंबकशीलता म्यू आर में संबंध लिखिए। तो ये होता है म्यू आर बराबर क्या चल रहा है, म्यू आर बराबर 1 प्लस झाई। ये जो वैल्यू होती है ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये इसका वैल्यू होता है। चुंबकन में गाउस का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि चुंबकत्व में गाउस का नियम क्या होता है। गाउस का नियम यहाँ पर मैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल वो जो B.dl होता है उसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा अलग वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गाउस का नियम अलग होता है। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लिखते हैं सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो टोटल सिग्मा एम लिखेंगे वो सिग्मा एम का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि कोई भी मैग्नेट होता है उसमें एक प्लस सिरा होता है एक माइनस सिरा होता है। आप एक बंद गाउसी पृष्ठ जब लेते हैं तो मैग्नेट के दोनों सिरे उसमें कवर हो जाते हैं, और जब मैग्नेट के दोनों ही सिरे उसमें कवर हो गए तो नेट एम 0 हो जाता है वहाँ पे, है ना। तो इसकी वजह से तो ये गाउस का नियम। यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता है तो चुंबकीय संबंधी गाउस का नियम के रूप ग्रहण करता, मतलब यही वाली चीजें गाउस का नियम आप लिखेंगे तो उसमें ये आ जाएगा वापस, है ना। पूरी एक ही साथ लिखा रहेगा सब कुछ। नेक्स्ट आगे दो कुंडलियां ए तथा बी में धारा की दिशा बताइए। तो धारा की दिशा के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे, सारे सेम क्वेश्चन है। इसमें धारा की दिशा कैसे बताते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई कोयल है, ठीक है, इस तरह की कोयल है। अब इस कोयल में मेरे को समझ में आ रहा है कि इसके पास अगर मैं यहाँ पर मैग्नेट लेकर के आया, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसमें क्या आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है पास में। डायग्राम में क्लियर नहीं हो पा रहा है, नॉर्थ एक साउथ है, पर नॉर्थ मान लेते हैं, चलो साउथ है इस वाले में साउथ मैंने नॉर्थ मान लिया। मैं अपना डायग्राम से करता हूँ काम। मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से लूप है, ये लूप ऐसे, ठीक है, ये लूप ऐसे, और ये मैग्नेट इससे पास आ रहा है। तो मैं ज्यादा लूप बजाय पहले एक लूप में समझाता हूँ। ये ऐसे लूप है, ये जो डॉट डॉट करके बनाया बैक साइड में और ये फ्रंट साइड में, और इसके पास में कोई चुंबक लेके आ रहा हूँ। तो चुंबक लेके आ रहा हूँ तो जैसे ही पास लाऊंगा इसके पास आने से फ्लक्स बढ़ेगा, पास आए तो आने मत दो और दूर जाए तो जाने मत दो। ऐसा अपना एक कंसेप्ट होता है, इसको समझाते थे हम क्लास में, समझाते हैं अपन। तो वो कंसेप्ट क्या कहता है, उस कंसेप्ट के हिसाब से जब आप इसके पास लाएंगे तो पास आए तो आने मत दो। तो ये जो होता है नॉर्थ पोल की भांति व्यवहार करेगा। जब नॉर्थ पोल बनाएंगे तो इसमें करंट ऐसे, इसमें करंट ऐसे, तो करंट ऐसे दौड़ेगा, ठीक है। और मान लीजिए इसके यहीं पर एक और इस तरह से लूप होता, तो लूप से दूर जा रहा होता। जब ये लूप से दूर जा रहा होता है तो दूर जाए तो जाने मत दो। तो इसके हिसाब से यहाँ पे साउथ पोल बनाते हैं अपन। साउथ पोल बनाते हैं तो इसमें करंट यूं चलता है, तो इसमें करंट इस तरह से, इसमें करंट इस तरह से। तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे डिसाइड की जाती है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ए और बी में करंट की डायरेक्शन बतानी है। ट्रिक क्या होती है, पास आए तो आने मत दो, दूर जाए तो जाने मत दो। ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने क्लास ले रखी है। जो क्लास छोड़ रखे उनको कैसे पता चलेगा क्या था। किसी वृत्ताकार धारावाही पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। धारावाही पाश या इंग्लिश में अपन कह सकते हैं ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो करंट कैरिंग लूप जो होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, क्योंकि वो ऐसे गोल गोल होती है ना, तो ये तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। तो ये आपने कहीं डायग्राम क्लास में बनाया हो तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है। इस कुंडली में एक्स और वाई में क्या होगा, ये वाला सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, ऐसे बताना है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र यानी एसी जनरेटर का चित्र बनाना है और उसका पूरा डेरिवेशन भी याद कर लेना साथ में। निम्न चित्र में दो कुंडली ए बी और सी डी, वो सेम क्वेश्चन, ये आरबीएससी का पुराना आया हुआ क्वेश्चन है। आप जो बुक्स प्रीवियस ईयर की सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते, उसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको पूरा, मतलब ये और ये लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे करने। स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। सेल्फ इंडक्टेंस विद्युत का जड़त्व क्यों कहलाता है, इसका जो रीजन है मैंने नोट्स में साथ के साथ लिखाया था, वो रीजन पढ़ के जाना है, अच्छा क्वेश्चन है। आर स्मॉल आर तक कैपिटल आर दिशाओं की दो संकेंद्री वृत्ताकार कुंडलियों समक्ष रूप से स्थित, यदि आर और कैपिटल आर में कौन बड़ा है ये लिखा हुआ है। कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर हो तो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो दो कुंडलियां हैं, एक बड़ी और एक छोटी, स्मॉल आर और कैपिटल आर की, और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखी, तो म्यूचुअल इंडक्शन बताना है इनमें, म्यूचुअल इंडक्शन कितना क्या होगा। तो ये क्या है, बेसिकली ये म्यूचुअल इंडक्शन का डेरिवेशन ही हो गया एक तरह से। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0 तक हो जाती है, तो औसत विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, तो परिपथ में प्रेरकत्व की गणना कीजिए। तो ये आपका लेंज लॉ से क्वेश्चन हो गया, लेंज लॉ का न्यूमेरिकल। इस तरह से ये भी एक न्यूमेरिकल है, देख लीजिएगा। अगर आप इनको सही से नहीं देख पा रहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ सही से क्वेश्चन। ये देखिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। वापिस वहीं आ गया।
तो किसी परिपथ में धारा, यह भी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है और फिर कह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित 2 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 × 10⁻⁴ के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है, तो तार की सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत बल की गणना कीजिए। तो ये आपको प्रेरित विद्युत बल इसमें से निकालना है। सारे न्यूमेरिकल है, सारे क्वेश्चन अच्छे से देखिए। नेक्स्ट अगला एसी इंपोर्टेंट चैप्टर, सिद्ध कीजिए कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। बेटा एक साइकिल के लिए इसका मैथमेटिक्स अलग होता है, लेकिन मैं थ्योरेटिकली समझाऊं तो आप टोटल लेके, टोटल में ये सिरा प्लस एक फेज प्लस होता है, एक फेज माइनस, तो नेट कितना आएगा इसका 0, तो एक साइकिल में 0 होगा। लेकिन ये आपको वो एवरेज वैल्यू बोला है, आरएमएस वैल्यू जो होती है वो 0 नहीं होती है एक साइकिल की। तो ये आपको प्रूव करना है, डेरिवेशन है पूरी। उसे प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती आपूर्ति का शिखर मान जो है पीक वोल्टेज 300 वोल्ट है, तो वीआरएमएस कितना होगा? बेटा इसका आंसर मैं ये कर देता हूँ, वीआरएमएस आपसे पूछा है तो वीआरएमएस जो होगा ये होगा V0/√2। अच्छा V0 कितना आपका 300, तो आंसर जाएगा 300/√2, ये इसका आंसर जाएगा। ओके, और आप बढ़िया से करना चाहते हैं 0.707 इसका वैल्यू होता है, 1/√2 की वैल्यू होती है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 300 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इतने वोल्ट। अगला क्वेश्चन, एलसीआर परिपथ में अनुनाद की 3 विशेषताएं लिखिए। अनुनाद की 3 विशेषता मतलब रेजोनेंस के टाइम पे क्या होता है, रेजोनेंस के टाइम पे जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है, ये बता देना। दूसरा बताना एक्सएल एक्सी बराबर होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो रेजोनेंस टाइम पे एक्सएल एक्सी बराबर होते हैं ना, और जेड जो होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है मिनिमम होती है, ये चीजें बतानी है आपको। इसके बाद एलसीआर परिपथ में आर इतना दे रखा है सी इतना दे रखा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आर एल सी तीनों दे रखी है, तो अनुनादी आवृत्ति परिकलित कीजिए। क्या है, एक ही सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर की पूरी डेरिवेशन पहले से बता दी थी इंपॉर्टेंट, इसकी बनावट क्रियाविधि को समझाइए, तो आपको इसको पूरी डेरिवेशन करनी है ट्रांसफार्मर की। किसी ट्रांसफार्मर के लिए न्यूमेरिकल दे रखा है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 100 और 200 है, और निवेशी वोल्ट था 220 वोल्ट और 10 वोल्ट है, क्रमशः निर्गत वोल्ट था और निर्गत धारा कितनी होगी। तो ट्रांसफार्मर के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस तरह से ट्रांसफार्मर का पूरा डायग्राम आप इससे पहले वाला डायग्राम में बनाएंगे, और इस तरह से 2 कॉइल होती है ट्रांसफार्मर की, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स प्राइमरी टर्म्स एनपी, इसमें एनएस होता है, इसमें वोल्टेज वीपी होता है, इसमें वोल्टेज वीएस होता है, इसमें करंट आईपी होता है, इसमें करंट आईएस होता है। तो इन सब का क्या रेशियो, तो उस रेशियो से क्वेश्चन हो जाएगा, रेशियो वाला क्वेश्चन है। इसके बाद शुद्ध धारिती परिपथ का चित्र बनाना है, प्रत्यावर्ती का धारा का तात्क्षणिक मान बताना है, प्रतिघात यानी एक्स बताना है, और शुद्ध धारिती परिपथ के लिए फेजर आरेख बनाना है, तो इसका फेजर डायग्राम मतलब एलसीआर का डेरिवेशन ही है बेसिकली। इसके बाद 60 माइक्रोफेरेड का संधारित्र 110 वोल्टेज का 60 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है, परिपथ में धारा का मान कितना होगा, तो करंट जो होता है आई बराबर क्या होता है V/R होता है। अब अपन को ये अपन ओम्स लॉ से बेसिकली याद रखना है, इसमें क्या दे रखा है कि इतना हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है 1100 वोल्टेज का, ये माइक्रोफेरेड, तो माइक्रोफेरेड का मतलब संधारित्र हो गया है XC बराबर 1/ωc, ओमेगा आपको दिया नहीं है तो आप लिखेंगे 2πf × C। अब 1/2π और f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू 60 हर्ट्ज दी है, तो यहाँ पे 60 हर्ट्ज आ जाएगा। उसके बाद C आपको दिया 60 माइक्रोफेरेड, तो 60 × माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, इसको आप मैथमेटिकली सोल्व करेंगे तो आपके पास XC आ जाएगा। फिर आपसे करंट पूछा है, तो करंट I बराबर कितना वोल्टेज सर्व किया 110 बटा हुआ जो भी XC का वैल्यू आ रहा है, ये रखना, आपका आंसर आ जाएगा इसका। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के संबंध में एलसीआर परिपथ का चित्र बनाइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एलसीआर का व्यंजक, ये तो मान के चलो आएगा बोर्ड में। इसके बाद परिपथ में प्रतिबाधा, एक कह रहा है एलसीआर परिपथ के अंदर प्रत्यावर्ती परिपथ में आर इतना है, एक्सएल इतना है, एक्सी इतना है, तो प्रतिबाधा कितनी होगी, प्रतिबाधा निकालते बेटा। प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला होता है प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है Z बराबर √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, कुछ भी हो सकता है, एक्सएल एक्सी में से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए आपको 2 वैल्यू दे रखी है, एक्सएल 100 एक्सी 100 दे रखा है और ये भी 100 दे रखा है, तो एक्सएल माइनस एक्सी क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी दोनों सेम है, तो आंसर कितना है इसका 0। तो Z बराबर कितना आ जाएगा, R, आपसे Z पूछा है तो किसके बराबर होगा 10 ओम के बराबर होगा। और अगर ये कंडीशन है तो हम कहेंगे ये परिपथ इस समय अनुनाद की अवस्था में रेजोनेंस की स्टेट में है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, आंसर इसका कितना जाएगा 10 ओम। शुद्ध प्रत्यावर्ती परिपथ में परिपथ का चित्र बनाकर निम्न को प्राप्त कीजिए, धारा का तात्क्षणिक मान, धारा एवं वोल्टता के मध्य कालांतर। तो आपको क्या करना है, सर्किट प्योर कैपेसिटिव का डायग्राम बनाना है। तो आपने डेरिवेशन की होगी, सबसे पहले प्योर कैपेसिटिव का बनाते हैं। तो कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटिव के अंदर करंट आगे होता है, कितने से π/2 एंगल से करंट इसमें आगे चल रहा होता है, यानी करंट लीड्स वोल्टेज बाय एंगल ऑफ π/2, ये इसका आंसर आएगा और इसका पूरा डेरिवेशन करना है। यदि R की वैल्यू 50 दे रखी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज 200 संयोजित किया तो परिपथ में प्रत्यावर्ती मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करेगा, 50 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है किससे, 200 वोल्ट सप्लाई से। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो करंट की पीक वैल्यू पूछिए। प्रत्यावर्ती वोल्टेज आपको सर्व इतना दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, I जो होगा V/R निकालना है,
करंट की पीक वैल्यू, ठीक है ये। लेकिन ये जो है ये आपको कौन सा लेना है, अगर इसकी पीक वैल्यू निकाल रहे हो तो इसकी भी फिर पीक वैल्यू लेनी है, इस हिसाब से क्वेश्चन करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं सारे। अगला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक दिशा में संचारित समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र E का अधिकतम मान किसी क्षेत्र बिंदु P पर 9.3 वोल्ट है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा आप पढ़ते हैं कि जो यहाँ पर अपन पढ़ते E बराबर BC, तो क्या पूछा है इसमें, B पूछा है, तो B बराबर क्या होगा E/C, ये होगा। इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रखेंगे तो E का वैल्यू कितना रखा है 9.3 और 3 × 10⁸। 9.3 में अपन भाग लगाएंगे 3 × 10⁸ का, तो ये हो जाएगा 3.1 × 10⁻⁸, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए इस तरह का। E बराबर BC, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा, मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है। E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट। ये कैसे किया, ये मैंने ऐसे किया, आपने पढ़ा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो इस तरह से चल रही है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो ऐसे चलता है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट, तीसरा इसकी वेव की प्रोपगेशन होती है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, इस हिसाब से किया मैंने। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए, रिमोट को कंट्रोल करने में कौन सी तरंग आती है, घन डायोड में कौन सी तरंग आती है, रेडियो धर्मी नाभिक के अंदर कौन सी तरंग आती है, उनके नाम आपको बताने, नोट्स में लिखा रखें, और कम से कम ये तो याद रखना। इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे हैं। तो टीवी के रिमोट वाला कई बार पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है टीवी के रिमोट वाला 2 बार, तो आप ध्यान रखिए टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड रेज काम आती है, IR, ठीक है। बाकी आप खुद देखिएगा नोट्स में कहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, विस्थापन धारा का सूत्र लीजिए, आप जानते हैं कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में जो करंट जा रहा है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, तो इसकी पूरी डेरिवेशन करा रखिए, वो आपको करनी है। एक्स दिशा में संचारित समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र E का अधिकतम मान किसी बिंदु पर 60 वोल्ट है, वही सेम फॉर्मूला से वापस करना है इसको। फेराडे के नियम में मैक्सवेल नियम के, मतलब मैक्सवेल के सारे इक्वेशन लिखने आपको यहाँ पे मैक्सवेल के। उसके बाद निम्नलिखित चित्र में A और B को प्रेरित धारा की दिशा बताइए, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, कुंडलियों में A था, B में प्रेरित धारा की दिशा, ये पिछले वाला आ गया ये क्वेश्चन थोड़ा सा काट देना, ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, पिछले वाले का क्वेश्चन है, गलती से आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की विकिरणों को तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में लिखिए। तो ये तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे मैं लिख के बता देता हूँ। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उसमें अलग अलग वेवलाइंस होती है, तो अपने पास है रेस्पेक्टेड, मिस्टर, इशू, विजिट, US विथ X और ये G मतलब गामा। तो सबसे पहले रेडियो वेव्स है, रेडियो के बाद माइक्रोवेव्स है, माइक्रो के बाद इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड के बाद विजिबल है, विजिबल के बाद UV है, UV के बाद एक्सरे है और एक्सरे के बाद गामा रे है। तो इन इधर से इधर जाते हैं तो इन तरंगों की एनर्जी बढ़ती है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की विकिरणों को तरंग दैर्ध्य के आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं आपको फॉर्मूला पता होता है E बराबर होता है hν, या इसको लिख सकते हैं hc/λ। तो जब E बढ़ रहा है तो लैम्डा घट रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे E बढ़ रहा है तो E बढ़ने से क्या होगा, लैम्डा घटेगा, तो लैम्डा यहाँ पर लगातार घटता जा रहा है। अब लैम्डा घटता जा रहा है तो घटता हुआ क्रम है, हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे कम जो होगा वो गामा रे होगा, उससे ज्यादा कौन आएगा, उससे ज्यादा आएगा गामा के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद अगला कौन आएगा, एक्सरे के बाद UV रे आएगा, UV के बाद अगला कौन आएगा, विजिबल आएगा यानी दृश्य प्रकाश, विजिबल के बाद आएगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद कौन आएगा, माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद कौन आएगा, रेडियो वेव। तो ये इनके लैम्डा का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। चुंबकत्व के लिए गाउस के नियमों का मैक्सवेल समीकरण जो होता है, ये मैक्सवेल के नियम लिखने, इसका वैल्यू क्या होता है, 1/μ0 इसकी वैल्यू C के बराबर होती है। इसका आंसर C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का एक रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र बनाया था, इसके लिए कोई 3 गुण लिखिए। बेटा ये मैं दूसरी बार बना देता हूँ, चलो एक बार, कि एक मान लेते हैं कि इस तरफ है ये एक्स एक्सिस है, इधर कोई वेव जा रही है, तो इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, और इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ऐसे चल रहा है, ठीक है, वेव प्रोपगेट ऐसे हो रही है। तो ये जो 3D में डायग्राम बनते हैं, आप इसमें ऐसे भी करते हैं बाद में, पता है ना, ऐसे करके ये वाला डायग्राम जो आप बनाते हैं, ये डायग्राम आपको बनाना है, ओके। इसमें ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये वाला डायग्राम और पूरा डायग्राम, इसे कोई 3 गुण लिखिए, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है इनकी प्रॉपर्टीज लिखने हैं। नेक्स्ट रे ऑप्टिक्स। बेटा अब सारे क्वेश्चन जो हैं सेकंड बुक के एक साथ फोटो खींच लो। पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना इनके। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं। रे ऑप्टिक्स सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहे, ओके। और देखो स्क्रीनशॉट लो इनका, और देखो ये रे ऑप्टिक्स से सारे क्वेश्चन, ओके। और देखो ये वेव ऑप्टिक्स से सारे क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स में। अगला ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे क्वेश्चन,
फिर अगला ये न्यूक्लियस के सारे, और अगला सेमीकंडक्टर के सारे। आ जाते हैं पीछे। हाँ जी, सबसे पहले रे ऑप्टिक्स। रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप क्या होता है, इसकी पूरी डेरिवेशन, और वो क्वेश्चन बहुत फेमस कि रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से ज्यादा अच्छा क्यों माना जाता है, तो ये वाला फेमस क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर में इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, अंदर एक मीडियम भरा होता है, बाहर एक मीडियम भरा होता है, और यहाँ से जो हम लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो लाइट ऐसे 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 चलती है सूचनाओं को लेते हुए। तो ये जो घटना हो रही है इसे TIR कहते हैं। क्या कहते हैं? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। कौन? ऑप्टिकल फाइबर। जैसे आपके जियो के नेटवर्क आ रहे हैं, जियो फाइबर वगैरह ऑप्टिकल फाइबर है। आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो ये TIR को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसकी पूरी डेफिनेशन, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखी बेटा। TIR के लिए देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये पानी है, पानी के अंदर इधर से मान लीजिए लाइट सोर्स है, और लाइट सोर्स से किरण जा रही है, जब ये किरण यूं जाएगी तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई कहते हैं। जब ये आप जाएंगे पानी से बाहर जा रही एयर की तरफ, तो बाहर की तरफ रेयर यानी विरल माध्यम में, अंदर की तरफ डेंसर है, तो नॉर्मल से दूर जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये और नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है ना। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ऐसे चली जाएगी पैरेलल बिल्कुल, तो इस समय इस एंगल को क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर जाएगी, लौट के वापस आ जाएगी। तो जब आपतित किरण का आपतन कोण जो होता है, उस आपतन कोण का वैल्यू क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, उस समय किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है कि आप हमेशा सघन से विरल में जाने चाहिए। आवश्यक शर्तें लिखिए, दो शर्तें। पहली शर्त क्या है, हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जानी चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है कि जो आपतन कोण है उस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल क्रिटिकल एंगल, है ना। अगला है प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है बेटा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में ये डेंसर है और रेयर है। जब बेटा लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है, तो लाइट जा रही है तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है लाइट का, वो होता है v बराबर n लैम्डा। n क्या है? n को अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी स्रोत का गुण है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति जो होती है ना, ये कांस्टेंट रहती है बेटा। आज मैंने बोला मेरी साउंड चली गई, तो उसका सोर्स तो मैं फिक्स हूँ। अब मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगा तो भी सोर्स तो मैं ही हूं ना, तो आवृत्ति फिक्स रहेगी। आवृत्ति सोर्स का गुण है। तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो किरण दूसरे माध्यम में जा रही है, लेकिन स्रोत तो फिक्स हो गया। इसका मतलब स्रोत नहीं बदलता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन तरंग दैर्घ्य बोलिए, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तो सघन और विरल में स्पीड कहाँ ज्यादा होगी? विरल में। तो यहाँ पे जाने पे स्पीड बढ़ रही है बेटा। अगर स्पीड बढ़ रही है, ये चीज कांस्टेंट है, तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा इसका बढ़ेगा नहीं, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, आवृत्ति कांस्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्या हो रहा है, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, तो इसका मात्रक भी लिखिए। लेंस की क्षमता क्या होती है, सुनना ध्यान से। लेंस की क्षमता जो होती है पावर ऑफ लेंस, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा नहीं होता। डिफाइन द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस P बराबर जो क्या होता है, F का उल्टा होता है। P बराबर 1/F, ये लेंस का पावर है। और इस पावर को आप किससे डिफाइन करते हैं? तो ये जो होता है इसको पावर को डायोप्टर, तो डायोप्टर से लिखते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो गया? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर हो गया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? इसकी फोकस दूरी कम, नेत्रिका की अभिनेत्री व नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। क्यों? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। तो इसका आप फॉर्मूला जब डेराइव कराएंगे तो इसके अच्छे मैग्निफिकेशन के लिए ऐसा होना जरूरी है। यदि जल का अपना 1.3 जल में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन अभी कराया था मैंने, चलो फिर से करते हैं। v बराबर n लैम्डा, तो इसमें आएगा नहीं। ये देखिए, ये एक फॉर्मूला होता है v बराबर c/μ। ये आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। आप कह रहे जल का अपवर्तनांक इतना है, तो जल में प्रकाश का वेग कितना होगा? तो जल का अपवर्तनांक यहाँ पे इस फॉर्मूले में v निकालना अपन। c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। अब स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33। ये जल का अपवर्तनांक है, तो ये है। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो 1.33 को अपन थोड़ा सोल्व करेंगे अच्छे से। 1.33 4/3, इसको क्या लिखूंगा मैं? 1.33, हाँ इसको 4/3 लिख सकता हूँ। तो 4/3, 3 × 9, 9/4 × 10⁸ हो जाएगा। मतलब 1.33 को मैंने 4/3 लिख दिया। तो ये स्पीड ऑफ लाइट, मतलब जब पानी में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले से सोल्व कर दिया मैंने। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है, अपवर्तनांक इतना है। लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्या समान हो तो वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो लेंस मेकर फॉर्मूला का सूत्र है 1/f जो होता है, ये होता है μ - 1 ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। इस फॉर्मूले के अंदर r1 r2 की वैल्यू बराबर है, तो r1 r2 यहाँ पे r ही रखना है, फिर इसको सोल्व करना है। म्यू आपको कितना कुछ दे रखा है, म्यू नहीं दे रखा है, f दे रखा है,
और म्यू भी दे रखा है। चलो तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है, करके देख लेते, पर टाइम कम है तो आप ही करिएगा, फॉर्मूला बता दिया मैंने। इसके बाद 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या होता है दर्पण, 30 दर्पण की प्रतिबिंब। बेटा इसमें दर्पण बोला है तो दर्पण के हिसाब से फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इस फॉर्मूले के अंदर जो जो वैल्यू बोली उसको रखना है विद साइन, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 24 सेंटीमीटर, जब इसमें दो समांतर किरणों के लिए संयोजित करते नेत्रिका अभिदर्शक के बीच की दूरी 150 है, लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा आप संयुक्त और सूक्ष्मदर्शी की पूरी डेरिवेशन देखिए, उसमें जो केस लिखा रखे उस केस में ही f नोट और fe की वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू पुट कर देना, या पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा उसके हिसाब से। चित्र में आपको 3 लेंस का कॉम्बिनेशन दिखा रखा है अगले चित्र में, और इसे पूछा है कि इसका या तो इसका क्या पूछेगा, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है ये, हार्ड क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान मत होना अगर ये सोल्व नहीं हो तो। इसमें क्या होता है 3 लेंस दे रखे, अब 3 लेंस से बोल रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये कैसे सोल्व होगा। 2 लेंस दे रखे, इन 2 लेंस को देखना है, इन 2 लेंस के बीच की डिस्टेंस इतनी है, तो इस लेंस का पावर जो होता है p, ये होता है p1 प्लस p2। अगर आपको 2 ही दिए तो दोनों 2 लेंस दिए पास पास या दूर दूर, अगर पास पास दिए तो ये फॉर्मूला लगाना, अगर दूर है तो -d p1 p2 ये फॉर्मूला और लगता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस दिए उस हिसाब से d यहाँ पुट करोगे, समझ में नहीं आ रहा होगा, एक मिनट से लिखता हूँ। लेंस की पावर का फॉर्मूला होता है, लेंस की पावर की कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है p बराबर p1 प्लस p2। अगर एक लेंस हो तो पावर क्या होता है 1/f, लेकिन एक नहीं 2 लेंस है तो दोनों की पावर जुड़ जाती है, लेकिन 2 लेंस चिपके हुए होने चाहिए। अगर दोनों लेंस डिस्टेंस पर है तो -d p1 p2 हो जाता है, ओके, ये फॉर्मूला होता है। अब d क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये आपको दे रखी है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ इसकी फोकल लेंथ, मतलब इस p को मैं कन्वर्ट करता हूँ 1/f1 में, f डैश में, तो ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/f2 और -d f1 f2 ये हो जाएगा। फिर इन सब की वैल्यू रखोगे, इस पूरे का जो भी आंसर आएगा उसको एक ही लेंस मानो, फिर आप इसके साथ इसको दोबारा सोल्व करोगे, उस समय d की वैल्यू इतनी हो जाएगी, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन से f नेट आएगा, जो f नेट आएगा उसको एक ही लेंस समझोगे, वापस से उसको एक ही लेंस समझ करके इसको ऑब्जेक्ट मानोगे, तो इमेज की पोजीशन लेंस के फॉर्मूले से आ जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट आगे फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखिएगा आप इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं हो तो फिर मेरे को मैसेज करना, मैं आपको आंसर दूंगा इसका, अभी आप खुद ही ट्राई कीजिए। नेक्स्ट अगला ये भी न्यूमेरिकल है, देख लीजिए, किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, किसी उत्तर लेंस की वायु में फोकस दूरी इतनी है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, वायु में फोकस दूरी, जल में फोकस दूरी पूछी है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का इतना दे रखा है, तो ये भी लेंस मेकर फॉर्मूला से करना, 2 इक्वेशन बन के कट जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन न्यूमेरिकल बड़ा क्वेश्चन कि ये थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन किरण का चित्र बनाकर गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन हेतु u v और इसमें संबंध जो होता है ये डेराइव करना है। संबंध थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा, म्यू जा नहीं जा अपॉन यू माइनस आ अपॉन वी बराबर जा माइनस आ बटा आर। ये एक ट्रिक होती है, ये सबको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो क्लास में बैठते हैं उनको समझ में आ गया जा आ वाला। तो ये जो जा आ वाला डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन ही है, इसमें इनको कुछ नहीं किया, इसको आगे पीछे लिख दिया, इसको पहले लिख दिया फिर आगे माइनस दिख रहा है आपको, ओके। तो डेरिवेशन करनी है, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी मतलब आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डेरिवेशन करनी है। इसके बाद लेंस का जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इसकी तुल्य क्षमता संयोजन और लेंस की क्षमताओं का तुल्य योग होता है। अभी जो पावर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस किया है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला लिखना है। फिर वापस से एक और कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है उसका डेरिवेशन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा आने वाला है, ये लास्ट टाइम पे जब क्लासें बंद हुई थी तब आपको डेराइव कराया था पूरा। तो इसमें क्या होता है कि प्रिज्म का जो डेविएशन होता है ये कितना कैसे डेराइव करते हैं पूरा डेरिवेशन, और प्रिज्म का मिनिमम डेरिवेशन, इसका जो लास्ट में ग्राफ बनेगा ये ग्राफ भी आपको आना चाहिए, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, और ये आपके प्रैक्टिकल में भी था। उसके बाद फिर से 2 क्वेश्चन, इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से संबंधित चीजें पूछी हुई है। नेक्स्ट वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले तो आप देखिए जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस किसको कहते हैं, इंटरफेरेंस की तीव्रताओं का आरेख बनाइए। तो ये जो आरेख होता है इसमें इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है इंटरफेरेंस में, तो ऐसा सा आरेख बन जाता है पूरा। इसके बाद व्यतिकरण किसे कहते हैं, समपोषी विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों को व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि डेरिवेशन है। इसके आने की संभावना थोड़ी कम होती है, लेकिन व्यतिकरण किसे कहते हैं ध्यान रखिए, लेकिन एक बार करके देख लेना। वाइड जो सिंगल सिटी एक्सपेरिमेंट है उसका तुलनात्मक ग्राफ बनाइए, तो इसका जो ग्राफ होता है तुलनात्मक वो ऐसा होता है, ये कॉपी में जहाँ पे बना रखा है ऐसा ग्राफ बनाना है। इसके बाद व्यतिकरण के लिए आवश्यक 2 शर्तें लिखिए। बेटा 2 शर्तों में से एक शर्त ये देख लो कि व्यतिकरण के लिए दोनों स्रोत की आवृत्ति समान होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त क्या है कि दोनों का जो 2 झिर्रियाँ होती है उनमें दूरी बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए, उनकी दूरी कम होनी चाहिए, ठीक है। और बस ये 2 शर्तें हो गई, बाकी और अपन बहुत सारे लिख सकते हैं। ब्रूस्टर का नियम लिखिए, इंपॉर्टेंट। इस नियम की सहायता से स्नेल के नियम की सहायता से ब्रूस्टर के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। जब वेव ऑप्टिक्स खत्म होता है लास्ट में ये डेरिवेशन कराई थी। स्नेल्स लॉ ये आपको लिखना है और इसको वापस प्रूव भी करके देखना है स्नेल्स लॉ की हेल्प से। पोलराइड क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। पोलराइड जो होते हैं आप जानते हैं क्या होते हैं,
पोलराइड बेसिकली वो होते हैं जो वो डिवाइस होती है जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करती है। इसमें आगे की तरफ जो आ रहा है लाइट उससे रोकने के लिए होता है पोलराइजर, और पीछे की तरफ आगे पास एनालाइजर होता है। इसका यूज़ क्या है, चश्मों में यूज़ कर लेते हैं, महंगी जो गाड़ियाँ होती है उनके जो सामने कांच होती है उसमें यूज़ कर लेते हैं। जब दो क्रोसिव पोलराइड के बीच में पोलराइड की एक तीसरी स्लेट को घुमाया जाता है तो परिमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल सा फिनोमिना है। अपन ने जो पढ़ा था, जो इंटेंसिटी बाहर निकलती है, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, वो जो होती है आई नॉट कोस स्क्वायर फाई जो होती है, एंगल को चेंज करने पर इस पर क्या फर्क पड़ेगा इंटेंसिटी पर, वो आपको डिराइव करना है। मतलब डिराइव क्या करना है, उसमें केस बना के लिखने, अलग अलग एंगल पे, एक बार 0 ले लिया, एक बार 90 ले लिया, एक बार ये। तो ये उसमें क्या होता है कि जब आप दो पोलराइड लेते हैं, अब पहले पोलराइड को फिक्स कर दिया, आंख वाले को घुमा रहे हैं, तो जब ये 90 पे हो जाएगा तो पूरी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। फिर आप 180 पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर ऐसे करते करते ये चलेगा। अब ये दोनों को फिक्स करके तीसरे को बीच में घुमाएं, तो इसको फिक्स कर दो। अब आप सिर्फ इसको दोनों को देखो, बीच में इसी को घुमा रहे हो तो इंटेंसिटी कम हो गई, अब कम हो गई, और ये वाले ने वापस से इंटेंसिटी को और कम कर दिया तो पीछे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, और वही कम होगी ज़्यादा होगी, ये चलेगा बस। मेलस का नियम लिखिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। मेलस का नियम, इसको ढंग से पढ़ के जाना है, वही पोलराइजेशन का ही टॉपिक में आता है मेलस का लॉ। विवर्तन व व्यतिकरण में दो अंतर लिखिए। तो विवर्तन व्यतिकरण में डिफरेंस आपको जो कॉपी में लिखा रखा है दोनों में लिखने पे, दोनों का जो फ्रिंज पैटर्न होता है वो फ्रिंज पैटर्न अलग होता है। विवर्तन में बीटा यानी कि फ्रिंज चौड़ाई सबकी सेम रहती है, इसमें बीटा बदल जाता है। इसमें सारी इक्वली चमकती है, सबकी इंटेंसिटी सेम होती है। इसमें सेंट्रल की मैक्सिमम होती है इंटेंसिटी, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती है, ऐसा। आगे कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं इसको समझाइए। तो जिनका जो फ्रीक्वेंसी सेम होता है, कोहेरेंट सोर्स उनको कहते हैं। इसको एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल से समझा रखा है नोट्स में, वो देखना है। हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन। और ये क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन आएगी। ये आपने क्या लिखा, प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन के बजाय एक और रिफ्लेक्शन जो होगा, सॉरी रिफ्लेक्शन के अलावा एक और रिफ्लेक्शन है, उसको भी आपको प्रूव करना है, ये आ गया परावर्तन। तो ये दोनों ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आएंगे। YDAC में आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें बीटा वाला फॉर्मूला यूज करना है और ये न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। अगला, YDAC में स्लिट के बीच की चौड़ाइयों का अनुपात इतना है, तो प्रतिरूप में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच की तीव्रता का अनुपात क्या कीजिए। तो इंटेंसिटी जो Imax बटा Imin होता है उसको आपको सोल्व करना है। इसमें फॉर्मूले जो अलग अलग इंटेंसिटी के नोट्स में केस लगा करके लिखा रखे, जैसे Imax जो होता है वो होता है √I1 प्लस √I2 बटा हुआ √I1 माइनस √I2, उससे इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको डेफिनेशन याद करनी है। वर्क फंक्शन क्या होता है, निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, उसके अलावा देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखिए सबसे पहले कार्यफलन, किसी भी मेटल के सरफेस पे लाइट डालते हैं तो लाइट डालने पर उसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद देखिए निरोधी विभव क्या होता है, वो अप्लाइड अपोजिट पोटेंशियल जिसकी वजह से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर प्लेट पे नहीं पहुंच पाए, उस अप्लाइड पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। देहली आवृत्ति क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी कि जिससे कम फ्रीक्वेंसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, जिससे ज्यादा पे हो जाता है उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। उसके बाद देहली तरंग दैर्ध्य क्या है कि जिस तरंग दैर्ध्य के आगे काम नहीं उससे पीछे काम हो जाए उसको अपन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। इसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन की व्यवस्था का चित्र बनाई। लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको बनाया था, इस तरह से एक डायग्राम बनाया था, शॉर्ट में बना रहा हूँ अभी डायग्राम। तो ऐसा जो आपने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम को डिटेल से बनाना है। उसके बाद कह रहा है इसके ग्राफ जितने भी वो ग्राफ बनाने हैं। निम्न आरेख बनाइए। एक प्रकाश संवेदी पदार्थ आवृत्ति भी एक प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति म्यू व निरोधी विभव इसके साथ। तो ये जो है ना, कोई भी ग्राफ ऐसे रटना नहीं होता है। ग्राफ जो होता है सारे कैसे बनते हैं, आइंस्टाइन का इक्वेशन, E बराबर क्या कह रहा है, E बराबर होता है फाई प्लस के मैक्स को EV नोट लिख दो। अब कह रहा है आवृत्ति, तो आवृत्ति इसकी आएगी, तो H न्यू बराबर फाई प्लस EV नोट होता है। अब यहाँ से न्यू के साथ पूछा तो न्यू बराबर फाई अपॉन H प्लस E अपॉन H, और क्या पूछ रहा है V नोट। तो ये अपना एक बन गया। इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर ये इसको x एक्सिस पे ले रहे हैं तो x, और ये चीज़ क्या होगी m और प्लस c। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। x की वैल्यू 0 रखो तो m की वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो ग्राफ x की वैल्यू 0 रखो तो m की वैल्यू ऐसे, ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ऐसे सारे ग्राफ बनाए सकते हैं, जितने भी ग्राफ पूछे सारे ग्राफ देख रहे हैं नोट्स में, सारे ग्राफ बनवाए हैं। तो कोई भी जो ग्राफ होता है वो रटना नहीं होता है, आपको इसी इक्वेशन से चलना होता है। उसके बाद में y बराबर mx प्लस c, y बराबर आगे कह रहा है 6 × 10⁻14 आवृत्ति का एक वर्णीय प्रकाश लेजर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एक प्रकाश पुंज की फोटोन की ऊर्जा कितनी है। ये कॉपी में अगर लास्ट में जो क्वेश्चन कराया था वो वाला क्वेश्चन है, देखना नोट्स में करा रखा है, ये भी नोट्स में करा रखा है। प्रीवियस ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा, सुन लीजिए क्या डाउट आएगा हिंदी वालों को। ये आप इसको पढ़ेंगे 4.6 × 10⁻14, ऐसा नहीं, ये लिखा हुआ चौथा क्वेश्चन है और उसके आगे लिख रहा है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, तो ऐसे पढ़ना है इसको। तो सीजियम धातु के लिए कार्यफलन इतना है, तो देहली आवृत्ति कीजिए तो फाई बराबर होता है H
न्यू नॉड। अब आपको बोला कार्यफलन यानी ये वैल्यू आपको दे रखी है और आपको ये वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 होता है। आइंस्टीन का प्रकाश युक्त समीकरण लिखिए, ये लिख रखा है भाई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इतनी आवृत्ति का परस्पर आपत्ति, इसमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू बोल रखी है वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद सीजियम धातु के लिए इतना है तो कार्यफलन ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। डी ब्रोगली परिकल्पना लिखिए। डी ब्रोगली ये कहता है कि कोई भी पार्टिकल, दुनिया में कोई भी चीज हो, उसके दो नेचर होते हैं, पार्टिकल और वेव, और उसने जो फॉर्मूला दिया था लैम्डा बराबर h/p, जिसको अपन लिख सकते हैं h/mv, ये डी ब्रोगली कंसेप्ट है। 10⁴ विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो ये जो होता है लैम्डा बराबर 12.27 बटा रूट वी की वैल्यू कितना रखेंगे 10⁴, रूट का होकर 10⁴ हो जाएगा और जो आएगा 0.1227 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आएगा इसका। 3.31 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन के फोटोन की ऊर्जा की परिकल्पना कीजिए। तो इसकी जो ऊर्जा होगी, इसकी ट्रिक होती है E बराबर 12400 बटा 3.31, और इसको आप सोल्व कर लेना, बस 12400 अपॉन लैम्डा होता है, तो ये आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। मैंने ट्रिक बताइए, रियल तरीका क्या होता है, hc बाई लैम्डा से सोल्व करना है। रियल तरीका का आपको एग्जाम की कॉपी में लिखना है E बराबर hc बाई लैम्डा, और इन सब की वैल्यू लिखनी है hc बाई लैम्डा और h न्यू। तो h और न्यू, h की वैल्यू लिखनी है, न्यू की वैल्यू जो भी आपको दे रखी है, तरंग दैर्ध्य दे रखी है तो फिर ये लिखाएगा, रुको, तरंग दैर्ध्य दे रखी है तो E बराबर hc बाई लैम्डा, और जो जो आपको दे रखा है वो लिखना है, E बराबर hc बाई लैम्डा, और इसमें जो दे रखा है वो वैल्यू रख देनी और सोल्व कॉपी पीछे इस ट्रिक से कर लेना। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन अल्फा कण गतिज ऊर्जा समान है तो इनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की परिकल्पना कीजिए। तो डी ब्रोगली का जो फॉर्मूला होता है ये आपके नोट्स में लिखा था, E बराबर h/p, इसको लिख सकते हैं E बराबर √h/2 mke 2mke, ठीक है, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m और इनटू k। तो इन सब का वैल्यू रख देना, उसके हिसाब से आंसर आ जाता है। नेक्स्ट न्यूक्लियाई चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन है, न्यूक्लियाई चैप्टर से क्वेश्चन है द्रव्यमान मास डिफेक्ट क्या होता है, इसको बताना है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इसके 3 नेचर प्रॉपर्टीज बतानी है। इसके बाद समीकरण R बराबर R0 e⁻, यहाँ पे 1/3 है ना, यहाँ पे सही दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण के आधार पर दर्शाए नाभिक की घनत्व अचर होता है, तो आपको बताना है R बराबर होता है R0 e⁻1/3, ये होता है, ठीक है। और आपको बताना है अचर है, अचर का मतलब ये कांस्टेंट होता है, यानी न्यूक्लियर डेंसिटी हर न्यूक्लियस के लिए कांस्टेंट होती है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास में भी इसका रोल आएगा, वॉल्यूम में भी इसका रोल आएगा, इसको सोल्व करना, आंसर आ जाता है कांस्टेंट। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, ये वाला भी आपने पढ़ा है वापिस से। किसी नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किस प्रकार निर्भर करती है, किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है वो नाभिक उतनी ज्यादा स्थायी होता है। उसके बाद प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या के मध्य आरेख खींचिए। तो द्रव्यमान संख्या के मध्य आरेख जो होता है, ये ग्राफ एनसीईआरटी में भी दे रखा है, नोट्स में भी बनवाते हैं, ये ऐसा कुछ ग्राफ आता है, तो ये ग्राफ आपको बनाना है। उसके बाद नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन की परिभाषा लिखनी है। नाभिकों का जो नाभिकीय संलयन यानी हल्के नाभिक नाभिकीय संलयन करते, भारी नाभिक नाभिकीय विखंडन करते। प्रत्येक का एक उदाहरण बताना। सूरज के ऊपर जो सूरज के अंदर जो लाइट का एनर्जी का सोर्स है वो हाइड्रोजन हीलियम न्यूक्लियस है, नाभिकीय संलयन कर रहे हैं। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, यूरेनियम वगैरह जो होते हैं नाभिकीय विखंडन करते हैं, यूरेनियम बम वगैरह इनमें। परमाणु द्रव्यमान के मात्रा को परिभाषित कीजिए, मतलब AMU जो होता है ना, एटॉमिक मास यूनिट, उसके बारे में पूछा है। और उसके समतुल्य ऊर्जा की गणना कीजिए। 1 MU की ऊर्जा कितनी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो E बराबर mc², और इस हिसाब से आपको लिखना है, इसमें वैल्यू रख के आंसर निकालना है। ऑक्सीजन 16 की बंधन ऊर्जा इतनी है, तो इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात कीजिए। बेटा ये बंधन ऊर्जा टोटल न्यूक्लियन की, ऑक्सीजन 16 में कितने न्यूक्लियन है 16, तो 16 न्यूक्लियन की एनर्जी इतनी है, तो एक की कितनी 16 का भाग लेके आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लिखिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है गलत लिख दिया मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको अपन लिखेंगे जूल में 1.6 × 10⁻19 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। इसके बाद ये कह रहा है एक X परमाणु का परमाणु द्रव्यमान संख्या 92 है, तो एक परमाणु X है, ये दे रखा है, इसकी द्रव्यमान संख्या 92 है, और परमाणु क्रमांक 92 है, द्रव्यमान संख्या 238 है, और इसमें से X4 बन रहा है, तो X4 का परमाणु क्रमांक कितना होगा, द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, क्वेश्चन दे रखा है। बेटा एक अल्फा कण निकलता है, तो जब भी एक अल्फा कण निकलता है द्रव्यमान संख्या के अंदर जो होती है वो 2 की कमी हो जाती है, 90 हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगी 4 की कमी होगी द्रव्यमान संख्या में, इसमें 4 की कमी होगी, तो 238 दिया, 238 में 4 गया तो 200 ये हो जाएगा 38 और 4 234 हो जाएगा। फिर एक बीटा पार्टिकल निकला, तो बीटा पार्टिकल निकलने से मास में कोई चेंज नहीं आता, इसका मास 234 ही रहेगा, और यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, तो एक बढ़ जाएगा तो 91 हो जाएगा। फिर वापस से एक अल्फा पार्टिकल निकला है, तो अल्फा पार्टिकल निकलने से इसमें 2 की कमी होगी तो 89 हो जाएगा, इसमें 4 की कमी होगी तो 230 हो जाएगा। फिर एक गामा निकला, गामा से किसी से कुछ भी नहीं होता है, तो 89 रहेगा, 230 रहेगा। अब आप सोच रहे हैं मैंने कैसे कर दिया, तो इसके लिए क्लास में पढ़ाया जाता है कि कौन से पार्टिकल निकलने पर क्या क्या होता है, तो उसको समझने पर ही आपको समझ में आएगा। अब
1 घंटे की क्लास में इस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसमें पूरा 1 घंटा लग जाता है एक्सप्लेन करने में। तो कॉपी में नोट्स में करा रखा है क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने मन से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, 2016-17 के आसपास का क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी को परिभाषित करना है अल्फा बीटा और गामा क्षय से आप क्या समझते हैं, तो बेटा अल्फा पार्टिकल निकलना है अल्फा क्षय, बीटा पार्टिकल निकलना बीटा क्षय, और गामा जो फोटोन्स निकलते हैं उसको गामा क्षय कहते हैं। इनके बारे में डिटेलिंग है, बट ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन देख लीजिएगा। हाँ जी, लास्ट सेमीकंडक्टर, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट इसके क्वेश्चंस लिखाए गए हैं और सारे क्वेश्चन आपके पास पहले से ही, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। सारे क्वेश्चंस अच्छे से देख लो, ये हर एक क्वेश्चन, और एक समकारी फिल्टर आपको नहीं आएगा। आप पूछें क्या चीज़ें, हमने जब चैप्टर खत्म किया तो लास्ट में एक फिल्टर बताया था, जो फ्लक्चुएटिंग जो डीसी होती है उसको कॉन्स्टेंट डीसी में बदलता है। तो लास्ट में जो है ना इस तरह का ग्राफ बनाया था अपन ने, यूँ करके हल्का सा ना, तो उसमें जो लग रहा है ना फिल्टर, उसी फिल्टर की बात हो रही है, उसी को एक्सप्लेन करना है। इसमें वो टाइम कॉन्स्टेंट वगैरह सब कुछ बता रखा था वो वाला। इसके अलावा सारे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, देख लीजिएगा। और भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस का। और अच्छे से पेपर दीजिए। और क्या है अपने पास, बस हो गया, इतने से क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो जितने क्वेश्चन आपको मिल गए यहाँ से, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप स्कूल से कांटेक्ट करें, सर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे स्कूल से, और वो पीडीएफ लेकर के और उसमें जितने क्वेश्चन है यही वाले वो आप सोल्व कर लीजिएगा। मोर देन सफिशिएंट है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर में आप जितना परेशान रहेंगे उतना ही पेपर खराब होगा। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, अनावश्यक तनाव आपको लेना नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, पेपर अच्छा हो बुरा हो ये आप एग्जाम सेंटर में बैठे बैठे डिसाइड नहीं करते, लास्ट में डिसाइड होता है। इसलिए आप पहले से कोई मानसिकता नहीं बनाए पेपर हार्ड आए जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर देना। थैंक यू सो मच।